हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? सब ठीक ठाक है, शानदार है, जानदार हैं। तो हम एक कॉलेज कैंपस और आप सभी उपस्थित हैं हमारे इस कॉलेज कैंपस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, पिछले कक्षा में हमने जो है हिंदी की मैराथन क्लास को पूरी अच्छी तरह से कवर कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम ईवीएस के जो कंटेंट है, यानी कि जो एनसीईआरटी जो होता है, जो किताब में है 3, 4 और 5 क्लास के जो भी हम लोग का टॉपिक है और जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक ही क्लास में ये सब कुछ हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक करना एकदम भूलिएगा नहीं। तो चलिए वीडियो को हम बिना लेट करते हुए इसको जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए, क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है ईवीएस मैराथन क्लास। ओके, और एक इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से कंटेंट हम लोग देख लेंगे। फिर और एक वीडियो आएगा ईवीएस का ही, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरी तरह से पेडालॉजी को भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ईवीएस का एग्जाम होता है उसमें 15 नंबर का जो है कंटेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है और 15 नंबर का आपका पेडागोगी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ईवीएस पढ़ने से पहले हम लोग उसके थीम्स को जानना जरूरी है। ठीक है, यानी कि थीम्स मतलब क्या है? थीम्स का मतलब ये होता है कि भाई हम लोग जो ईवीएस पढ़ते हैं तो ईवीएस में क्या क्या चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब भी हम लोग थीम्स ऑफ ईवीएस के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा जाएगा। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि इनमें से, ठीक है, इनमें से जो है ईवीएस का थीम कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। और हर बार एक क्वेश्चन आता है यहाँ से गारंटी के साथ। ठीक है, तो देखिए, अगर हम थीम्स ऑफ ईवीएस के बारे में बात करेंगे तो टोटल थीम्स जो होता है वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए स्लाइड में सब कुछ लिखा गया है। कौन है? पहले हम लोग का हो जाएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार और मित्र। ठीक है, सेकंड में क्या है? सेकंड में हम लोग का फूड है, यानी कि खाना, भोजन। तीसरा में क्या है? तीसरा में हम लोग का वाटर है। चौथा में क्या हो जाएगा? ये हम लोग का शेल्टर हो जाएगा। शेल्टर का मतलब क्या होता है? शेल्टर का मतलब होता है आवास, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शेल्टर। फिर पाँचवा में क्या हो जाएगा? ट्रैवल मतलब, अब देखिए, अगर आप लोग क्या किए, हर एक ज़िंदगी जी रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को घूमने फिरने का तो मन करता है ना, तो वहीं इसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ट्रैवल कहा जाएगा। ओके, फिर लास्ट क्या है, 6 नंबर, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि वो चीज़ जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये था इसका हिंदी। ठीक है, इसको देख लेते फिर से। फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार और मित्र। फूड यानी कि भोजन। वाटर यानी कि जल। ठीक है, शेल्टर यानी कि आवास। पांचवा में ट्रैवल, यात्रा। और छठा में क्या हो जाएगा? थिंग्स वी मेक एंड डू। इन सभी 6 का 6 जो थीम्स है उसको याद करना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग देखें थीम्स ऑफ ईवीएस देख लिए। अब कुछ जो थीम्स का जो होता है, जो सब थीम्स होता है, जैसे हम लोग पढ़ते विषय पढ़ते हैं। विषय क्या होता है? विषय हम लोग मानते हैं कि साइंस पढ़ेंगे, तो साइंस का भी तो सब थीम्स होता है, सब सब्जेक्ट होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी हो गया। ठीक है, तो वो सब क्या आ जाएगा? वो सब जो ना सब में आ जाएगा, यानी कि उप में आ जाएगा। उप विषय जिसे कहते हैं वही चीज़ हो जाएगा, हम लोग का सब थीम हो जाएगा। तो देखते हैं सब थीम में क्या क्या है। ठीक है, तो सब थीम को भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सब थीम ऑफ ईवीएस, तो सब थीम ऑफ ईवीएस में, ठीक है, यानी कि सब थीम्स ऑफ ईवीएस का जो पहला नंबर तो जो टॉपिक था, जो थीम्स था, कौन सा थीम था? वो था फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार और मित्र में जो है उसको 4 प्रकार में इसको बांटा गया है। ठीक है, यानी कि सब थीम्स के बारे में पूछा जाएगा कि भाई पूछा जाएगा कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में इनमें से कौन सा जो है सब थीम नहीं है। तो सब थीम नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि आपको पहले जानना पड़ेगा कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में कौन कौन सा सब थीम्स है। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? पहले रिलेशनशिप, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? वर्क एंड प्ले, तीसरा में एनिमल्स एंड चौथा में प्लांट्स। अब आप लोग को माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा कि फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार और मित्र में हम लोग प्लांट्स को क्यों लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्लांट्स को हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आजकल जो है ना क्या हो रहा है कि पेड़ पौधों की बहुत कटाई हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण जो है हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित होते जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें इन सब चीज़ों को, यानी कि पर्यावरण जैसे अगर ख़राब ना हो, जैसे है वैसे बना रहे, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ना जरूरी है कि किस प्रकार जो है प्लांट्स हम लोग को क्या करता है, हम लोग को जीवन देता है। ओके, तो इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। तो क्या देखें, फैमिली एंड फ्रेंड्स का अगर हम लोग सब थीम्स देखेंगे तो कौन कौन सा होगा? एक हो जाएगा रिलेशनशिप, दूसरा एनिमल्स, तीसरा हो जाएगा वर्क एंड प्ले एंड चौथा हो जाएगा प्लांट्स। बात क्लियर है? अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि हम लोग जो है ईवीएस पढ़ते क्यों हैं, ईवीएस का मतलब क्या हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग ईवीएस जो है ना, हम लोग पढ़ने का उद्देश्य इसका ये है, एम्स ये है कि भाई जो ईवीएस होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम सोशल साइंस और मैथ को क्या करते हैं, कॉम्बाइन करके हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पर? ईवीएस में। तो एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ईवीएस जो है किसका मतलब मेल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
जो ईवीएस होता है वो साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस, और जो हम लोग का जो मैथ्स होता है उसका मेल होता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए फूड, यानी कि फूड भी हम लोग जानते हैं, फूड भी एक क्या था हम लोग का थीम्स था। तो फूड का भी जो है कुछ सब थीम्स होता है। कौन कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा फार्मर्स एंड हंगर, यानी कि जो फार्मर्स का मतलब क्या होता है, जो किसान होते हैं, और हंगर मतलब जानते होंगे आप लोग भूख जो होता है। ठीक है, तो यानी कि फार्मर्स एंड हंगर, यानी कि आप लोग जान सकते हैं कि बिना फार्मर के क्या हम लोग भोजन कर सकते हैं क्या? आज का हम लोग जो भी खाते हैं वो किसका देन है? वही जो है हमारे किसान मित्र का देन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फूड में जो है हम लोग को सब थीम हो जाएगा फार्मर एंड हंगर। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि स्वाद। कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो कड़वा है या फिर तीखा है या फिर मीठा है, कैसे जानते हैं? उसी चीज़ को हम लोग टेस्टिंग कहेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिंग का मतलब होता है कि पाचन क्रिया, जो पाचन होता है खाने के बाद क्या होता है हमारे, वो पाचन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कुकिंग मतलब होता है कैसे भोजन का आप लोग निर्माण करते हो। फिर लास्ट क्या है हम लोग का? प्रिजर्विंग टेक्निक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी सामग्री हो गया, कोई भी भोज्य पदार्थ हो गया, उसको आप जो है अधिक दिन तक किस प्रकार से उसको रख सकते हैं। जैसे अचार। ठीक है, अचार को क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं? आम का अचार अगर मान लीजिए बनाते हैं तो आम को बनाते हैं और क्या करते हैं? उसको जो है सालों साल हम लोग खाते हैं, तो वो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो उसमें कुछ प्रिजर्विंग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, तो इसलिए वो क्या होता है, इसलिए वो ठीक रहता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग का सब थीम। अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो है हम लोग अपना टॉपिक में आते हैं। देखिए, ईवीएस में पढ़ने के पहले ये थीम्स एंड सब थीम्स को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का क्या है? तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का है जो टॉपिक है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस क्लास 3 का है, पहले हम लोग पढ़ाएंगे, उसके बाद क्लास 4 का, उसके बाद क्लास 5 का। तो देखिए क्लास 3 में जो है सबसे पहला जो टॉपिक था वो था कैसे कैसे घर। देखिए, आप सभी को पता है कि हम लोग का जो देश है वो छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? आप लोग अलग अलग जगह जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई घर का जो डिज़ाइन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से डिजाइन के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि घर जो है किस प्रकार से। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? इसको हम लोग इग्लू कहते हैं। इग्लू क्या होता है भाई? बर्फ का ढका हुआ घर को हम लोग इग्लू कहते हैं। ये देखिए, ये कितना अच्छा घर दिख रहा है, ये एक घर है, ये एक घर है। यानी कि आप लोग जो देख रहे हैं, जो घर का जो डिजाइन है ना, वो अलग अलग हो रहा है। तो इसलिए जो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा जगह का घर किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे असम के घर के बारे में, यानी कि हाउसेस ऑफ असम। असम जानते हैं, असम क्या है? असम जो हमारा देश का एक राज्य है। ठीक है, 7 बनी राज्य कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी का एक हो जाएगा हम लोग का असम मान लेते हैं, उधर साइड है हम लोग का। ठीक है, तो असम में क्या हो जाएगा? असम के घर किस प्रकार से बनता है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए असम का घर क्या होता है, देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है, इंग्लिश में भी लिखा गया है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों को तो एक साथ पढ़ाने में टाइम लग जाएगा। तो आप लोग जो है, हम कोई एक ही लैंग्वेज को पढ़ाएंगे, आप लोग दूसरे लैंग्वेज को यहाँ से देख सकते हैं। बस समझना जरूरी है, एक बार समझ लेंगे तो आराम से उसको देख सकते हैं। और इसका जो PDF है आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो असम होता है ना, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। क्या होता है? असम में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। इसलिए क्या होता है, अगर बारिश होगा तो क्या होगा, उसमें जो भूमि जो होता है, जो लैंड होता है, उसमें पानी भर जाता है। तो इसलिए जो है असम के लोग क्या करते हैं, असम के जो लोग होते हैं वो जो अपने घर होते हैं ना, वो जो घर होते हैं, जो फ्लोर होता है, जो यानी कि जो नीचे का जो ज़मीन होता है, ज़मीन से उनका घर 10 से 12 फीट ऊँचा में बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उनके जो घर होते हैं ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं। जो घर होता है, मान लीजिए ये क्या है, ये हम लोग का ज़मीन है, तो ज़मीन से क्या करेंगे, ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर से क्या करें, घर का फ्लोर बनाएगा। ठीक है, अब देखिए घरों की जो छत होती है वो तिरछी या टेढ़ी होती है। घर का जो छत होता है यानी कि इस प्रकार से होता है, उसका छत होता है ना, इस प्रकार से होता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब भी बारिश होगा तो क्या करेगा, उसका छत में पानी का जमाव ना हो, इसलिए क्या करते हैं, वे जो है अपने छत को तिरछी करते हैं या फिर टेढ़ी करते हैं, ताकि जैसे बारिश होगा क्या करेगा, बारिश का पानी नीचे गिर जाएगा, सड़क करके नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए जो है असम के लोग इस प्रकार से करते हैं। ओके, अब देखिए लोग घर में चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं। देखिए क्या होता है, हम लोग अभी जान लिए, पढ़ लिए कि भाई क्या होता है, असम के जो लोग होते हैं एक घर कैसे बनाते हैं, ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाते हैं। तो भाई 10 से 12 फीट ऊपर यानी क्या हो जाएगा, यानी कि मेरे जैसे 2 आदमी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं वे लोग जो है ना, छत में उठने के लिए यानी कि अपने घर के फ्लोर में उठने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं। उस सीढ़ी के माध्यम से क्या करते हैं, वे जो है अपने घर में पहुँचते हैं। और क्या करते हैं, जैसे ही रात हो जाता है, क्या होता है, जैसे ही रात हो जाता है वे क्या करते हैं, वे लोग जो हैं उन सीढ़ी को ज़मीन से हटा देते हैं। हटाते क्यों है, हटाते इसलिए ताकि बाहर के जो जंगली जानवर है वो उनके घर तक ना पहुंच पाए। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ लिखा गया है। ठीक है, पीपल यूज लेडर्स टू क्लाइंब इनटू द हाउस एंड रिमूव द लेडर एट नाइट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसमें वही चीज़ बोला गया। ठीक है,
कि जैसे रात होता है तो क्या करते हैं, ये जो है ना अपने जो लेडर होता है, जो मतलब सीढ़ी होता है, उसको हटा दिया जाता है ताकि जो बाहर के जो मतलब जो जंगली जानवर है वो सीढ़ी के माध्यम से ऊपर ना आ जाए। बात क्लियर हो गया। तो ये था क्या, ये था हम लोग का असम के घर के बारे में जानकारी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाई मनाली के घर कैसे होते हैं। ठीक है, मनाली के घर किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए मनाली के घर यानी कि पहाड़ी इलाके के घर। ठीक है, आप लोग जानते हैं मनाली जो होता है वो पहाड़ी इलाका के घर है, पहाड़ी में उपस्थित है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर यानी कि मनाली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फबारी होती है। बर्फबारी मतलब यानी कि उसमें बर्फ़ गिरता है। क्यों, क्योंकि मनाली जो है वो ठंड प्रदेश है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, अगर पूछा जाए कि भाई मनाली के घर कैसे बने होते हैं, तो मनाली के जो घर होता है वो पत्थर का या फिर लकड़ी का बना होता है। बात क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए हम लोग आएंगे अभी राजस्थान के घर। ये सभी जो है ना स्टेट्स हैं, तो अलग अलग जगह में किस प्रकार से अलग अलग घर का निर्माण किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो देखिए राजस्थान के घर कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ के घर आमतौर पर मिट्टी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये जो है ना मिट्टी के बने होते हैं। राजस्थान के घर कैसे बने होते हैं, ये मिट्टी के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है क्या होता है कि जो राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ता है। ठीक है, बहुत गर्मी होता है, तो मिट्टी क्या करता है, मिट्टी जो होता है ना बाहर का जो उष्मा होता है, ठीक है, यहाँ के बाहर का जो गर्मी होता है वो घर के अंदर में आने से रोकता है। आप लोग अभी भी देख पाते होंगे कि जो गांव का जो इलाका होता है, गांव में अधिकतर जो घर होते हैं वो मिट्टी का बना होता है। मिट्टी का क्यों बना होता है, मिट्टी का घर इसलिए बना होता है ताकि जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो घर के अंदर ना आ पाए। और घर का माहौल कैसा रहे, घर का टेम्परेचर क्या रहे, घर का टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहेगा। बात क्लियर है। तो इस राजस्थान के घर कैसे बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, मेड ऑफ मड। ओके, और उनकी जो दीवारें होती है वो मोटी होती है। क्या होती है, उसकी दीवारें मोटी होती है ताकि क्या हो जाएगा, बाहर का जो उष्मा होता है वो घर के अंदर ना पहुंच पाए, इसलिए। ओके, अब क्या होता है, छत जो होता है कटेली झाड़ियों से बनी होती है। जो काटा काटा जो झाड़ी सब होता है ना, उसी से उसका जो छत होता है उसका निर्माण किया जाता है। अब देखिए फर्श, फर्श मतलब क्या होता है, फर्श मतलब होता है फ्लोर होता है। क्या होता है, फर्श मतलब फ्लोर होता है, यानी कि जो नीचे वाला जो जमीन होता है उसको फ्लोर कहते हैं। तो दी फ्लोर इज कोटेड विथ काउ डंग, यानी कि जो गाय का जो गोबर होता है ना उसी से क्या करते हैं, उसी से उसको लिपा जाता है। किसको, जो फ्लोर होता है, घर का जो फ्लोर होता है उसको लिपा किससे जाता है, काउ डंग से। ठीक है, गोबर से लिपा जाता है। और क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पेस्ट इन दी हाउसेस। देखिए गोबर से काहे किया जाता है, गोबर से काहे लिपा जाता है, इसलिए लिपा जाता है ताकि जो कीड़ा मकोड़ा जो होता है वो घर में प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, तो ये था हम लोग का राजस्थान के घर के बारे में कुछ जानकारी। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में की ओर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अब हम लोग जानेंगे कि कश्मीर में घर किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए कश्मीर का घर कैसे होता है। तो देखिए पीपल इन कश्मीर यूज्ड टू लिव इन शिकाराज, ऑल्सो कॉमनली नोन एज हाउस बोट, यानी कि जो कश्मीर के जो लोग होते हैं वे कहाँ रहते हैं, वो जो ना वो शिकारा में रहते हैं। किस में रहते हैं, वो हम लोग का शिकारा में रहते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि शिकारा क्या होता है, तो शिकारा में देखिए एक प्रकार का नाव होता है। क्या होता है, एक प्रकार का नाव होता है। नाव जानते हैं ना, बोट। ठीक है, बोट होता है, उसमें रहते हैं। देखिए शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव होती है। किसकी नाव होती है, जो शिकारा जो होता है, शिकारा हम लोग का क्या होता है, लकड़ी का नाव होता है, जिसमें कौन रहते हैं, जिसमें कश्मीर के लोग वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कश्मीर में श्रीनगर की डल झील और अन्य जल निकायों में ये पाई जाती है। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि शिकारा जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हम लोग का जवाब क्या होगा, तो हम लोग का देखिए जवाब होगा कि जो शिकारा जो होती है कश्मीर में, देखिए एक झील है, उसका नाम क्या है, डल झील। क्या झील होता है, डल झील। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे DAL लेक, डेल लेक, यानी कि डल झील जो होता है, और उसके आमने सामने जो भी और अन्य जो झील होता है उसमें शिकारा पाया जाएगा। बात क्लियर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब तो हम लोग जानते हैं लद्दाख के घर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है लद्दाख के घर के बारे में। ये एक्चुअली बहुत लंबा चौड़ा है, इसे इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्या होती है, ये 2 मंजिला होते हैं। 2 मंजिला मतलब यानी कि 2 फ्लोर रहेगा। ठीक है, तो एक हो गया नीचे तला, ठीक है, और एक उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर एक ऊपर तल्ला होता है। ठीक है, यानी कि 2 तल्ला का घर होता है। ठीक है, यानी कि जो लद्दाख का जो घर होता है वो 2 मंजिला होता है, और ये जो घर होता है ये पत्थर से बने होता है। किससे बने होगा, लद्दाख के जो घर होता है वो पत्थर का बना होता है। बात क्लियर। और जो एक दूसरे के ऊपर रखी होते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है। जैसे ईटा हम लोग बनाते हैं ना घर में, क्या करते हैं हम लोग का जो घर में जो भी मकान बनता है, एक ईंट के ऊपर में दूसरा ईंट बनाकर हम लोग उसको बनाते हैं। लेकिन लद्दाख में क्या करते हैं, लद्दाख में जो है ईंट का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, इसमें जो है ना इनकी जो दीवार होती है, ठीक है, जो वाल होता है उसको क्या करते हैं, उसको चूना और मिट्टी से लेप किया जाता है। किससे लेप करते हैं, चूना और मिट्टी से जो है उनकी दीवारों को लेप किया जाता है।
ठीक है। अब देखिए, पहला मंजिला तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ी का उपयोग किया जाता है। घर के फ्लोर पर लकड़ी के होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, नीचे तला होता है, उसके ऊपर दूसरा तला होता है। तो नीचे तला से ऊपर तला में उठने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे क्या करते हैं हम लोग, जैसे मतलब सीढ़ी बनाते हैं, ठीक है, हम लोग सीढ़ी बनाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो है लकड़ी का सीढ़ी का उपयोग से क्या करते हैं, दूसरा फ्लोर जाते हैं। बात क्लियर होगा। अब देखिए, दूसरा फ्लोर में ये लोग रहते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मान लेते हैं उसका घर है, ठीक है, मान लेते हैं ये उनका घर है। उसके ऊपर में क्या है, उसका ऊपर में और एक घर है, ठीक है, यानी कि ये एक तल्ला, ये दो तल्ला। तो क्या करेंगे, इसमें जो है ऊपर में उठने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लकड़ी का सीढ़ी का उपयोग करते हैं, इससे उठते हैं, ठीक है। यानी कि सेकेंड फ्लोर में, यानी कि इसी फ्लोर में जो है ये लोग रहते हैं। और नीचे में कौन रहते हैं, ये पहला फ्लोर में क्या रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, तो पहला फ्लोर में जो है वो लोग जो एनिमल्स पालते हैं, एनिमल्स मतलब जो जानवर को पालते हैं, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, उन लोग को पहला मंजिला में ही रखते हैं। और उनके जो आवश्यक जो सामान होते हैं, यानी कि जो वस्तु होती है, ठीक है, जो चीज़ का जो वस्तु होती है उसको पहला मंजिला में ही रखते हैं, यानी कि इसी में रखते हैं, ठीक है, नीचे तला में रखते हैं, ठीक है। और ऊपर तला में कौन रहते हैं, ऊपर तला में वे लोग खुद रहते हैं। और लेकिन जैसे ही ठंडा बढ़ जाता है, देखिए ऐसे तो लद्दाख में क्या होता है, लद्दाख में हमेशा ठंड गिरा ही रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ठंडा आ जाता है तो ये इसका जो टेम्परेचर होता है ना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त जो है ये लोग क्या करते हैं, जो ऊपर में रहते थे अब कहाँ रहेंगे, अब ये लोग ऊपर को छोड़ करके नीचे तला में रहना शुरू कर देंगे। और एक बात क्या जानते हैं, और एक बात ये है कि जो इसके जो नीचे तला जो होता है ना, जो नीचे जो मतलब ग्राउंड फ्लोर जो होता है, इसमें खिड़कियाँ नहीं होती है। क्या नहीं होती है, नीचे तला में खिड़कियाँ नहीं होती है। ऊपर तला में खिड़कियाँ होती है लेकिन नीचे तला में खिड़कियाँ नहीं होती है। बात क्लियर है। तो ये होता है हम लोग का लद्दाख के घर के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और एक बात है, यहाँ के लोग यानी कि लद्दाख के जो लोग होते हैं वे कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, कौन सी बोली बोलते हैं, तो ये हो जाएगा भोती भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा, भोती। जैसे हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं तो लद्दाख के लोग कैसे भाषा बोलते हैं, लद्दाख के जो लोग होते हैं वे भोती भाषा का उपयोग करते हैं, ये भाषा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जो हम बताएं आप लोग को वो सब चीज़ लिखा गया है। सर्दी के दिन में लोग क्या करते हैं, नीचे मंजिला में आ जाते हैं। छत को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ों की मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये था हम लोग को लद्दाख के घर के बारे में कुछ जानकारी। अब देखते हैं हम लोग पेड़ पौधों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। पेड़ पौधे हम लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए पेड़ पौधों के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो देखते जल्दी। देखिए आप लोग एक नाम सुने होंगे, ठीक है, मलेरिया का तो नाम सुने होंगे, ठीक है। बारिश के दिन में सभी लोग को, बहुत लोगों को मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया होता कैसे है, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछा जाए कि मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया जो होता है ना, एक मच्छर होता है जो उसका नाम होता है मादा एनोफिलीज। क्या नाम होता है, मादा एनोफिलीज, जिसके काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। अब भाई रोग तो हो जाएगा तो उसका तो उपचार भी तो कुछ होगा। मान लीजिए कोई भी इंसान को अगर रोग हो जाता है, ठीक है, डिजीज़ हो जाता है, तो उसको बचने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को दवाइयाँ खाना पड़ता है। तो इसलिए जो है मलेरिया का भी कुछ ना कुछ दवाई होता है। और क्या आप लोग जानते हैं, ये जो मलेरिया का जो दवाई बनता है वो कहाँ से बनता है, ये जो है ना एक प्रकार का पेड़ होता है। उस पेड़ का नाम क्या है, उस पेड़ का नाम है सिनकोना पेड़। क्या नाम है, सिनकोना पेड़। तो सिनकोना पेड़ का जो छाल होता है, छाल समझ रहे ना क्या होता है, जो तने में जो एक ऊपरी लेयर जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको छाल कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसी से जो होता है एक दवा बनाया जाता है। और उस दवा का नाम क्या है, उस दवा का नाम है पुनेन। क्या है, पुनेन होता है, यानी कि ए मलेरिया ड्रग कोल्ड पुनेन, ठीक है। यानी कि उस दवाई का नाम क्या है, उस दवाई का नाम है पुनेन। ये किससे बनता है, ये जो ना सिनकोना ट्री से बनता है। सिनकोना नाम का एक पेड़ है, उसी से बनता है, ठीक है। और ये जो है ना, जो सिनकोना जो पेड़ होता है ये अधिकतर, ठीक है, दक्षिण चीन में ज़्यादा मिलता है। कहाँ मिलता है, दक्षिण चीन में, यानी कि साउथ चाइना में ज़्यादा इसका मात्रा में दिखने को मिलता है, ठीक है, सिनकोना पेड़। अब देखिए अगर आप लोग को बोला जाए कि मलेरिया की खोज किसने किया था, ठीक है, ये जो मलेरिया एक बीमारी है ये सबसे पहले खोज किसने किया था, तो ये जो है ना सबसे पहले खोज किया था रोनाल्ड रोस ने किया था। कौन किया था, रोनाल्ड रोस, ठीक है। मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रोस। पहले जो है ना, पहले देखिए आदमी सब जो था वो उतना शिक्षित नहीं था। तो पहले अगर किसी को भी अगर मलेरिया होता था तो सोचते थे कि ये जो है ना ये छुआछूत रोग है, ठीक है, छुआछूत रोग है, तो इसलिए लोग डरते थे। लेकिन बाद में जो है कौन, रोनाल्ड रोस क्या किए, रोनाल्ड रोस जो पता किए कि नहीं ये जो है ना ये मच्छर के काटने से होता है। और बाद में क्या होता है, रोनाल्ड रोस जो होता है ना ये भी मलेरिया से ही मरते हैं, ठीक है। तो वो तो अलग बात हो गया। तो ये सब था पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। सिनकोना पेड़ के बारे में आप लोग जान गए। सिनकोना पेड़ का उपयोग किस में करते हैं, ये जो है ना मलेरिया के दवाई बनाने में किया जाता है। और उस दवाई का नाम क्या है, उस दवाई का नाम है पुनेन। बात क्लियर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए
पौधों को अक्सर उनकी ऊंचाई और उपस्थिति के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि पेड़ देखिए, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग के आमने सामने कुछ पेड़ छोटा होता है, कुछ थोड़ा से मध्यम आकार के होते हैं और कुछ पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो उनकी ऊंचाई के आधार पर जो है पौधों को क्या करते हैं, वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। और उपस्थिति का मतलब क्या हो जाता है, उपस्थिति का मतलब होता है कि आप लोग को सभी को पता है कि कुछ पेड़ जो है रेगिस्तान वाले इलाके में होते हैं, कुछ पेड़ क्या होते हैं, शुष्क मैदान वाले में होते हैं, कुछ जो पेड़ होते हैं वे हम लोग को हो जाएगा ज़्यादा पानी में होते हैं, ठीक है, जल उल के आसपास वाले क्षेत्र में होते हैं, और कुछ जो पेड़ होते हैं वो मैदानी इलाके में होते हैं। तो यानी कि उसकी लंबाई और उपस्थिति के आधार पर पेड़ पौधों को वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना इन पेड़ पौधों को जड़ी बूटी, झाड़ियाँ या फिर पेड़ के माध्यम से उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं जड़ी बूटी के बारे में, यानी कि हर्ब्स, ठीक है, हर्ब्स के बारे में जानेंगे, जड़ी बूटी के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, इट इज ए स्मॉल प्लांट विथ ग्रीन डिलिकेट स्टीम विदाउट वुडी स्टीम, ठीक है। यानी कि इसमें बोला गया है कि जो जड़ी बूटी होता है ये छोटे आकार के मतलब पौधे होते हैं, यानी कि छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। और इनके जो तने होते हैं, जो तने होता है ना, तो तने में जो होता है ये क्या होता है, इसमें उर्तक नहीं पाया जाता है, ठीक है, जैसे छाल वो सब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, यानी कि इसके जो तना होता है वो कैसे होता है, हरा होता है, नाजुक होता है, नाजुक होता है, अगर उसको मोड़ देंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं नाजुक। बात क्लियर। आमतौर पर उनकी कुछ शाखाएं होती है या फिर शाखाएं नहीं भी हो सकती है। शाखाएं का मतलब क्या होता है, शाखाएं का मतलब होता है ब्रांच होता है, ठीक है, यानी कि ऐसे पौधे का या तो ब्रांच हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। और इनके तने कैसे होते हैं, इनके तने जो होता है बहुत ही नरम होता है, बहुत लचीला होता है, ठीक है। और क्या होता है, किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। बात क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टमाटो का, यानी टमाटर का पेड़ आप लोग देखे होंगे, टमाटर का पौधा देखे होंगे, ठीक है। व्हीट यानी कि गेहूं का, धान का, इन सब चीज़ों को जो भी हम लोग देखते हैं वो क्या है, वही जो है इन सब चीज़ों को हम लोग जड़ी बूटी के अंदर में रखते हैं, इन सब पौधों को, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे झाड़ियाँ, यानी कि सर्ब्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो क्या होता है भाई, ये जड़ी बूटियों की तुलना में बहुत अधिक लंबा होता है, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं जड़ी बूटी अगर छोटा से इतना लंबा होता है पेड़, इसका पौधा अगर जड़ी बूटी का पौधा इतना बड़ा होता है तो उस जो सर्ब्स होता है यानी जो झाड़ियाँ होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, बात क्लियर हो गया। और इनके क्या होता है, जो हमारे ऊंचाई तक हो सकता है, यानी कि हम लोग को ऊंचाई तक हो सकता है, यानी कि 8 से 10 फीट तक लंबा हो सकता है ये पेड़ पौधे, ठीक है। कौन, झाड़ियाँ जो होती है ये 8 से 10 फीट तक लंबा हो सकता है, बात क्लियर। अब देखिए इनकी जो झाड़ियाँ होती है, ठीक है, जिसमें झाड़ियाँ शाखाओं के साथ कठोर तने होते हैं, यानी क्या होता है, यानी कि जो भी झाड़ियाँ होती है, झाड़ियाँ में क्या होगा, झाड़ियाँ का जो तना होता है, जो स्टीम्स होता है वो कैसा होगा, ये जो है ना हार्ड होगा, थोड़ा सा कठोर होगा, और इसकी शाखाएँ भी होगी, शाखाएँ मतलब ब्रांचेस भी इसमें होगा। लेकिन जड़ी बूटी में क्या हो रहा था, जड़ी बूटी में शाखाएँ नहीं हो रही थी, शाखाएँ नहीं होती थी या फिर किसी किसी का होता था, ठीक है। और इनके जो तना होता था, इनके जड़ी बूटी के तना जो होता था बहुत नरम होता था, ठीक है। लेकिन इनके तना कैसा होगा, इनके तना जो होता है थोड़ा सा हल्का कठोर होता है, बात क्लियर हो गया। और लचीले होते हैं, यानी कि मोड़ा जा सकता है, लेकिन जैसे गुलाब, नींबू और मेहंदी, ठीक है, मेहंदी हम लोग लगाते हैं ना, जो लड़कियां लगाती है, तो वो मेहंदी का जो पेड़ हो गया, ठीक है, या फिर जो आप लोग गुलाब का पेड़ हो गया, नींबू का पेड़ हो गया, ये सब किसमें आएगा, इन सबको जो है हम लोग वर्गीकृत करते हैं, झाड़ियाँ में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को पता चल गया कि किसको हम लोग जड़ी बूटी कहते हैं, किसको हम लोग झाड़ियाँ कहते हैं, इन दोनों के बीच आप लोग को डिफरेंस पता चल गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई पेड़ क्या होता है। तो पेड़ को आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या होता है कि ये लंबे होते हैं। पेड़ क्या होता है, पेड़ का अगर बारे में अगर बात करेंगे तो क्या होता है, ये जो है ना ये थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। क्या होगा, ये लंबा होते हैं, कौन, पेड़ लंबा होते हैं तथा मोटी और कठोर होते हैं। और इनके जो तना होता है, तना कैसे रहेगा, तना बहुत कठोर होता है, ठीक है। जैसे क्या क्या हो जाएगा, जैसे बरगद हो जाएगा, आम हो जाएगा, काजू हो जाएगा, नारियल हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब जो है पेड़ में हम लोग इसको रखते हैं। और एक बात ध्यान से रखिएगा, कुछ जो पेड़ होते हैं ना उनके शाखाएं नहीं होती, यानी कि उनके ब्रांचेस नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम आम के बारे में बात करें, आम का पेड़, तो आप लोग देख सकते होंगे कि आम का जो पेड़ में बहुत सारा शाखा निकलती है। शाखा मतलब कैसे हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार का पेड़ रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा, मान लीजिए फिर इधर से एक शाखा निकल गया होगा, ठीक है, इधर से एक शाखा निकला होगा, इधर से एक शाखा निकला होगा, इस प्रकार से शाखा निकलता है, ब्रांचेस निकलता है। लेकिन कुछ जो पेड़ होता है उसमें ब्रांचेस नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जैसे नारियल का पेड़ जब भी देखेंगे तो कैसे होता है, वो जो पूरा लंबा एकदम सीधा चले जाता है, ठीक है, उसमें कुछ भी ब्रांचेस नहीं निकल रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया पेड़ के बारे में कुछ एग्जाम्पल। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत सारा स्लाइड है तो इसको जल्दी से देखना पड़ेगा।
अब क्या है कि इन तीनों श्रेणियों के पौधों के अलावा कौन से 3 श्रेणी, एक हो गया जड़ी बूटी, दूसरा हो गया कौन सा झाड़ियाँ, और तीसरा हो गया पेड़। तो इन 3 के अलावा भी क्या होता है, हम लोग और 2 प्रकार में जो है पेड़ पौधों को बांटे हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक हो जाएगा बेल, दूसरा हो जाएगा लता। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, बेल को देखे होंगे या फिर लता क्या क्या होती है उन सबको देखे होंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो देखिए, बेल को हम लोग क्या कहते हैं, बेल को हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं और लता को कहते हैं क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा सा बेल के बारे में देखेंगे और लता के बारे में देखेंगे। तो पहले देखिए बेल क्या होता है। तो बेल को हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए बेल जो होता है वो लता की तुलना में बहुत उन्नत होता है, यानी कि डेवलप होता है। ठीक है, ये अपने वजन को बढ़ने और ले जाने के लिए कुछ समर्थन के साथ चढ़ाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो होता है ना, देखिए ये क्या होता है, ये जो होते हैं जो बेल होता है, ये लता के मामले में, ठीक है, लता के साथ अगर हम लोग तुलना करेंगे तो क्या होता है, ये उससे थोड़ा सा हल्का डेवलप होता है। और ये जो अपना वजन होता है उसको संभालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पेड़ पौधों को थोड़ा सा हल्का सहारा लेकर के ये उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेल। जैसे उदाहरण मटर का पौधा, आप लोग देखे होंगे मटर का पौधा में जो है ना कुछ इस प्रकार से निकला होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से निकलता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है ना बेल का उदाहरण है। बेल का मटर का पौधा हो जाएगा, मनी प्लांट हो जाएगा, ये सब जो है इसमें आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लता के बारे में कि लता क्या होता है। लता को देखिए हम लोग कहते हैं क्रीपर्स। ओके, तो क्या होता है, इनका विकास जमीन पर ही होता है तथा ये जमीन पर ही रहते हैं। आप लोग कुछ ऐसे पौधों को देखे होंगे जो क्या होता है, जो जमीन में ही बढ़ता है, वो लंबा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो क्या होगा, ये जो है ना नीचे में ही अपना डेवलप करेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कद्दू का, ठीक है, यानी कि तरबूज का पौधा देखे होंगे, लौकी का पौधा देखे होंगे, ये सब क्या होता है, ये सब जो ना नीचे ही होता है। ओके, तो देखिए क्या लिखा गया है, इनके पास बहुत ही नाजुक तने होते हैं। नाजुक तने मतलब सब लोग समझ रहे होंगे, बहुत नरम होता है इसका तना। ठीक है, उसका जो तना होता है बहुत नाजुक होने के कारण ये सीधा नहीं बढ़ सकते हैं। वो क्या करेंगे, ये जो है ज़मीन में ही रेख करके ये डेवलप करते हैं। ओके, और ना तो इसके वजन का समर्थन कर सकते हैं। जैसे तरबूज का फल कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा तरबूज का फल होता है। कद्दू हो जाएगा, लौकी हो जाएगा, इनके जो फल होते हैं थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए क्या कहते हैं, ये जो ना अपने जो फल होता है उसका वजन सह नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो है ये नीचे में ही ग्रोथ करते हैं। बात क्लियर हो गया। तो ये था लता के बारे में। अब चलिए हम लोग कुछ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हरियाणा में क्या होता है, सूरज कुंड। ठीक है, एक जगह का नाम है सूरज कुंड। ठीक है, अब देखिए इसको इंग्लिश में भी हम लोग सूरज कुंड ही कहेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें फोटो में क्या होता है, सूरज कुंड में गर्म पानी के झरने देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं, जो सूरज कुंड जो है उसमें क्या होता है, गर्म पानी का झरना देखा जाता है। ठीक है, बस इतना ही था इसका। नेक्स्ट देखते हैं खान पान। अब देखिए खान पान जो टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए ध्यान से, खान पान में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हांगकांग के बारे में। यानी कि हांगकांग के जो लोग होते हैं ये खाते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं खाने में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि हांगकांग के जो लोग होते हैं ना, एक प्रकार का डिश है। क्या डिश है, उस डिश का नाम है लिंग हू फैन। क्या नाम है, देखिए ये जो हांगकांग है ये चाइना का ही है। ठीक है, चाइना का ही इसका कब्जा है। तो क्या होता है, तो वहाँ का नाम थोड़ा सा उटपटांग रहता है। तो उस डिश का नाम क्या है, उस डिश का नाम है लिंग हू फैन। बात ठीक है, थोड़ा सा चेहरा तो से अलग दिख सकता है। ठीक है, लिंग हू फैन बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं, याद करना है, एक नंबर तो हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है, हांगकांग के जो लोग होते हैं लिंग हू फैन, और ये क्या है, ये जो होता है ना, ये सांप से बनी हुई डिश होता है। यानी कि सांप जो होता है स्नेक का मीट होता है। आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये जो है ना ये स्नेक का मीट है, यानी कि सांप का मांस है। तो सांप का मांस कौन खाते हैं भाई, सांप का मांस खाते हैं हांगकांग के लोग। और सांप का जो डिश बनता है उसका नाम क्या है, इसका नाम है लिंग हू फैन। ठीक है, लिंग हू फैन, इसको 2-3 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग जानते हैं गोवा, केरल और तमिलनाडु के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो ना अपने भोजन जैसे बनाते हैं, ये कौन सा तेल का उपयोग करते हैं, ये जो है नारियल का तेल का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो खाना बनाते हैं जब भी हैं तो क्या करते हैं, सरसों का तेल का उपयोग करते हैं, मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं। लेकिन क्या हो गया, हम लोग का जो गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं ये नारियल का तेल का बना हुआ भोजन का उपयोग करते हैं। बात क्लियर। आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन से राज्य के लोग, ठीक है, नारियल से बना हुआ भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन आप लोग में हो सकता है गोवा, केरल या तमिलनाडु।
तो उसमें से आप यूज कर सकते हैं, जो सही रहेगा उसको कर दीजिएगा। और आप लोग को पता है कि ये जो गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये क्या है, ये समुद्र के सामने वाला इलाका होता है। और आप सभी को ये भी पता है कि समुद्र के सामने में क्या होता है, नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा उगता है। ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ के जो लोग हैं नारियल का पेड़ का या फिर जो नारियल का तेल का बना हुआ भोजन को खाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम जम्मू कश्मीर के लोग। जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं, ये देख पा रहे हो कितना सुंदर क्या दिख रहा है, मछली दिख रहा है। ठीक है, तो मछली को ये लोग खाते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग मछली को सरसों का तेल से पकाकर खाते हैं। तो आप लोग बोलेंगे इसमें क्या है भाई, हम लोग भी तो खाते हैं। लेकिन देखिए जो एनसीईआरटी में दिया गया है हम लोग को वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में दिया गया है कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ईट फिश कुक्ड विथ मस्टर्ड ऑयल, यानी कि क्या करते हैं, जो मछली होता है उसको सरसों का तेल से पका करके खाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये था हम लोग का जम्मू कश्मीर के लोग। अब आगे चलते हैं, आगे में देखिए, आगे में अभी बताया जाता है केरल के बारे में। फिर से केरल के बारे में आ गया। केरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया हुआ है, इसको ध्यान से लिख कर रखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस पूरा अच्छी तरह से इसको देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, आराम से 15 में से 15 नंबर आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट में 15 नंबर है, 15 नंबर आराम से इसमें आ सकता है। तो देखिए केरल के लोग के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए केरल में जो होता है नारियल और टेपिओका का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। एक वर्ड है, कौन सा, इस वर्ड इसका नाम है टेपिओका। ठीक है, टेपिओका एक भोज्य पदार्थ है। आपके आप लोग को पता है टेपिओका से जो है साबूदाना बनाया जाता है। क्या दाना बनाया जाता है, साबूदाना। देखिए कुछ कुछ होता है जो पूजा वूजा में क्या होता है, जो भी व्रत व्रत करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो ना साबूदाना का उपयोग करते हैं। देख पा रहे हैं ना, अरे सफ़ेद सफ़ेद जो दाना दाना टाइप का नहीं होता है, वो क्या होता है, वो साबूदाना होता है। साबूदाना किससे बनता है, साबूदाना इसी टेपिओका से बनता है। ये बात क्लियर हुआ, हो गया। तो क्या होएगा, अगर आप लोग पूछा जाए कि केरल के लोग क्या खाते हैं, तो केरल के जो लोग होते हैं टेपिओका का उपयोग करते हैं भोजन में। ठीक है, और टेपिओका से क्या बनता है, टेपिओका से जो है साबूदाना बनाया जाता है। क्या बात क्लियर, यहाँ पर लिखा गया है केरल में क्या होता है, नारियल और टेपिओका का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। बात क्लियर हो गया आप सभी को यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ परिवार के बारे में। क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं परिवार के बारे में, ये परिवार कैसे होते हैं। ठीक है, और परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अगर हम लोग परिवार के बारे में बात करें, यानी कि फैमिली के बारे में बात करें, तो फैमिली को कितने भाग में बांटा गया है, तो फैमिली को देखिए 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक एकल परिवार, दूसरा हो जाएगा संयुक्त परिवार, तीसरा हो जाएगा मातृसत्तात्मक परिवार और चौथा हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार। तो देखिए एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, आप लोगों को डेफिनेशन 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ देगा कि एकल परिवार में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखिए एकल परिवार में क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि इस फैमिली में मम्मी पापा और भाई बहन रहेंगे। जिस घर में, ध्यान से सुनेगा, जिस घर में मम्मी पापा और भाई बहन रहेंगे उस फैमिली को क्या कहते हैं, उस फैमिली को कहा जाता है एकल परिवार, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। बात क्लियर। संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली में होता है मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, चचेरी बहन, चचेरी भाई, जो भी हो गया। ठीक है, तो उन सबको क्या कहेंगे, उन सबको हम लोग कहेंगे संयुक्त परिवार। बात क्लियर हो गया। दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में क्या होगा, एकल में क्या होगा, एकल में केवल मम्मी पापा भाई बहन। ठीक है, लेकिन संयुक्त में क्या होगा, संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट फैमिली, यानी कि सब लोग यहाँ पर रहेंगे, सब लोग मिल करके रहेंगे। ठीक है, तो संयुक्त परिवार उसे कहेंगे, दादा दादी हो जाएगा, चाचा चाची हो जाएगा। ठीक है, और भी जो जो मतलब अलग अलग मेंबर्स हो गए, अगर एक साथ रहते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। बात कंप्लीट। अब देखिए फिर आता है मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार को हम लोग कहते हैं मेटरनल फैमिली कहते हैं। अब मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, मातृसत्तात्मक परिवार वो होता है जिसकी मुखिया, मुखिया मतलब यानी कि जिसका मतलब बातों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिसकी मुखिया जो होती है ना, लड़की होती है, यानी कि घर की औरत होती है। अगर कोई भी ऐसे परिवार जिसकी जो मुखिया होती है, जो हेड होती है, अगर वो क्या होगा, अगर वो औरत है, तो उस प्रकार के परिवार को हम क्या कहते हैं, उस प्रकार के परिवार को हम लोग कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। क्या आप लोग को पता है सिंधु घाटी सभ्यता में, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछा जाए, सोशल साइंस का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी परिवार के जो लोग थे वे किस प्रकार के परिवार थे, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का मातृसत्तात्मक परिवार हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। अब नागालैंड में भी इस प्रकार का परिवार देखा जाता है। ठीक है, मातृसत्तात्मक परिवार। तो मातृसत्तात्मक परिवार के बारे में समझ गए, जिसकी हेड यानी कि जो मेन होता है, जो मतलब मुखिया होगी, कौन होगी, लड़की होगी या फिर औरत होगी। ठीक है, औरत होती है। ठीक है,
पितृ सत्तात्मक परिवार में क्या होगा, पितृ सत्तात्मक परिवार में हो जाएगा कि जिस परिवार का मुखिया कौन होगा, पुरुष होगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पितृ सत्तात्मक परिवार। तो बताइए हम लोग का जो देश है वो किस टाइप का परिवार है, मातृ सत्तात्मक परिवार है या फिर पितृ सत्तात्मक परिवार है। तो हमारा जो देश है ये है हम लोग का पितृ सत्तात्मक परिवार, यानी कि पुरुष प्रधान देश है। बात क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं पक्षियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। एक नंबर गारंटी के साथ लिख के रखिएगा, ठीक है। इसमें से जो है आप लोग को क्या करेगा, पक्षी के बारे में कुछ बता देगा कि इनमें से जो है कौन सा ये पक्षी का गुण है। आपको आंसर दे देगा, कोयल है या फिर मैना है, तोता है, कौवा है, उल्लू है, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना जो थी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्या पढ़ते हैं, पहले हम लोग जो ना मैना के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, ये मैना है, ठीक है, मैना। तो मैना के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है, मैना अपनी गर्दन को एक झटके से आगे पीछे कर सकता है। हम क्या बोले, मैना क्या करता है, मैना जो है वो 1 सेकंड में, यानी कि एक ही पल में क्या करता है, अपने जो नेक होता है, जो गर्दन होता है, उसको क्या कर सकता है, तुरंत स्पीड से अपना नेक को हिला सकता है, ठीक है। ये कौन करता है, ये मैना करता है, ठीक है। मैना कैन मूव हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ 1 स्ट्रोक, यानी कि एक ही पल में क्या कर सकता है, बहुत स्पीड से एक ही झटका में वो अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, हिला सकता है। कौन करेगा, ये मैना करेगा। अब देखते हैं दोस्तों उल्लू के बारे में। तो भाई उल्लू क्या करता है, उल्लू जो होता है ये काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। कौन, ये जो उल्लू है ना, ये क्या करता है, हम लोग देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैक्सिमम यहाँ तक हम लोग अपना गर्दन को घुमा सकते हैं और गर्दन को इधर तक घुमा सकते हैं। लेकिन जो उल्लू होता है ना, ये अपना जो सिर होता है उसको 360 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी कि पीछे की ओर घुमा सकता है। अगर ऐसे होता तो देखने से डर जाएगा आदमी, ठीक है। यानी कि ये जो होता है उल्लू भाई साहब, ये क्या करता है, ये अपना जो गर्दन होता है ना, गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है, ठीक है। तो देखिए 2 चीज़ में आप लोग घबराना नहीं है। आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मैना से और उल्लू से, और बच्चे जो होते हैं हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखिए मैना क्या करता है, मैना जो होता है एक झटके में, ध्यान से सुनिएगा, मैना क्या करता है, मैना जो होता है ना वो एक झटके में अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, हिला सकता है। लेकिन ये भाई साहब क्या करेंगे, उल्लू जी क्या करेंगे, उल्लू करते हैं कि भाई ये क्या करेगा, ये जो ना लगभग पूरी तरह से अपना सिर को पीछे की तरफ मोड़ सकता है, ठीक है। बस इन दोनों में यही चीज़ का डिफरेंस है। क्या हो रहा है, उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है, यानी कि ये इधर ऐसे दिख रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, या जो ना अपना माथा को उधर से घुमा सकता है। आप लोग भूत का मूवी देखे ही होंगे, तो क्या होता है, जो भूतनी होती है वो क्या करती है, इधर साइड देख रही होती है, अचानक अपना सिर को पीछे घुमा देती है, ठीक है। तो उस प्रकार का कौन होता है, इस प्रकार का उल्लू होता है, ठीक है। तो ये होता है रियल भूत। ओके, अब चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं गोलकुंडा किला के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखिएगा। गोलकुंडा किला जो कहाँ पर है, हैदराबाद में, ठीक है। देखिए पिछले साल यानी कि जो 2021 में जो जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था, गोलकुंडा किला के बारे में कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले जो ये गोलकुंडा किला था वो कहाँ था, ये पहले आंध्र प्रदेश में था। कहाँ था, आंध्र प्रदेश में था। लेकिन आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश का क्या हो गया, 2016 में विभाजन हो गया। विभाजन मतलब अब वो जो है 2 राज्य में बढ़ गया। कौन कौन सा, एक आंध्र प्रदेश रहा, दूसरा कौन रहा, दूसरा तेलंगाना रहा, ठीक है। तो अब अगर पूछा जाएगा कि अब भाई बताओ कि गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है, पहले कहाँ था, पहले ये आंध्र प्रदेश में था। क्यों, क्योंकि पहले जो है उस राज्य का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अब बंटवारा हो चुका है, ठीक है। तो बंटवारा हो चुका है, तो गोलकुंडा किला अब कहाँ पर है, ये है हैदराबाद के सामने में, ठीक है। कौन सा राज्य पड़ता है, ये राज्य का नाम है तेलंगाना। कभी भूलना मत है इसको, ठीक है, एकदम भूलना नहीं है इसको। क्या बोले हम, गोलकुंडा किला कहाँ पर है, गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना में है। जब हम आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें एक डायनेस्टी आता है, ठीक, एक साम्राज्य आएगा, उस साम्राज्य का नाम है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य अगर पूछा जाए, बताइए कि बहमनी साम्राज्य की नींव किसने रखी, संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर होता है हसन गंगू। क्या नाम है, हसन गंगू, ठीक है। बहमनी साम्राज्य का अगर पूछा जाए कि भाई बताइए बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक का नाम क्या है, तो क्या नाम था, वो नाम था आपका बहमनी साम्राज्य, यानी कि हसन गंगू था, ठीक है। तो क्या होता है कि जो बहमनी साम्राज्य होता है ये बाद में क्या होता है, ये जो ना ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, ये हम आप लोग को हिस्ट्री में बहुत अच्छा से बताएंगे कि क्या हो रहा था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में हमेशा युद्ध होता रहता था। तो क्या होता है कि बहुत अंतिम बाद में जब बहमनी साम्राज्य का जब पतन होने जा रहा था, तो क्या होता है कि बहमनी साम्राज्य जो होता है ये 5 भागों में बढ़ जाता है, 5 राज्यों में बढ़ जाता है। पहले बहमनी साम्राज्य जो था ना वो पूरा एक था,
ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जो ये बहमानी साम्राज्य है ये 5 अलग अलग छोटे छोटे राज्य में बढ़ जाता है, जिसमें से एक राज्य क्या होता है, एक राज्य होता है हम लोग का गोलकुंडा। ठीक है, कौन होता है, एक राज्य का नाम होता है गोलकुंडा, और उसी में जो है एक किला है, क्या है, उसी में एक किला यानी कि एक फोर्ट। किला को क्या कहते हैं, किला को हम लोग फोर्ट कहते हैं। ठीक है, फोर्ट कहते हैं। क्या आप लोग को पता है कि आप लोग सभी जानते होंगे कि विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस हीरा कोहिनूर कहाँ से निकाला गया था, किन खदान से निकाला गया था, गोलकुंडा के खदान से निकाला गया था। बात क्लियर है, इतना सारा फैक्ट्स हम बता दिए। क्या बताएं, गोलकुंडा का किला कहाँ पर है, ये जो है अभी तेलंगाना में उपस्थित है। ठीक है, तो ये तो बात है बहमानी साम्राज्य। उस वक्त जो वंश था कुतुब शाही वंश, ठीक है, गोलकुंडा किला का निर्माण अगर आप लोगों को पूछा जाए कि गोलकुंडा किला का निर्माण कौन किया था, तो क्या हो जाएगा, कुतुब शाही वंश ने किया था। ठीक है, और ये किससे टूटा था, ये टूटा था बहमानी साम्राज्य से टूट कर अलग हुआ था। तो ये तो बात की बात है, ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, इतना जानकारी नहीं चाहिए ईपीएस में। ओके, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। गोलकुंडा या फिर गोलकोंडा, ठीक है, किला जो है दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के निकट स्थित एक दूर तथा ध्वस्त नगरी है। ध्वस्त मतलब ये जो है ना बर्बाद हो चुका है। किला जो था ना पहले बहुत अच्छा था, अभी टूट फूट कर ये खराब हो चुका है। ओके, प्राचीन कालीन कुतुब शाही राज्य, ठीक, उस वक्त क्या था, कुतुब शाही राज्य था, हीरे और जवाहरात के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। ठीक है, यानी कि इसमें जो ना हीरा और जवाहरात बहुत मिलता था, यानी देख सकते हैं डायमंड्स एंड ज्वेलर्स। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा कीमती चीज़ सब यहाँ पर मिलता था, हीरा हो गया, नीलम हो गया, बहुत सारी चीज़ इसमें मिलता था। ठीक है, अब देखिए इससे जो है ना इस ऐतिहासिक किले का नाम तेलुगु शब्द गोल्ला कोंडा पर रखा गया। क्या रखा गया, तेलुगु शब्द का नाम क्या था, गोल्ला कोंडा। गोल्ला कोंडा से क्या कन्वर्ट हो गया, गोल्ला कन्वर्ट से कन्वर्ट हो गया गोलकुंडा। बात क्लियर। इस किले के दक्षिण भाग में मूसी नदी बहती है। कौन सा नदी, अगर पूछा जाए कि बताइए गोलकुंडा किले के नज़दीक से कौन सी नदी बहती है, तो क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा मूसी नदी। क्या नदी, मूसी नदी हो जाएगा, मौसी नहीं मूसी। ठीक है, मूसी नदी। ये था हम लोग कुछ फैक्ट्स। ओके, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हम बता दिए थे, दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरा यहीं से मिला था। ओके, अब नेक्स्ट, अब देखिए कुछ हम लोग देखते हैं मिश्र धातु के बारे में, एलओएस के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं जो मिश्र धातु, यानी कि हम लोग पहले पढ़ेंगे कांसा के बारे में, क्योंकि ये जो चीज़ है ना एनसीईआरटी में दिया गया है, क्लास 3 में दिया गया है कांसा के बारे में। ओके, तो देखिए कांसा जो होता है ना, ये क्या होता है, ये एक मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु मतलब यानी कि दो धातु से मिल करके कुछ बनाया दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिश्र धातु, यानी कि एलओएस कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो कांसा होता है ये कॉपर और टीन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कॉपर एंड टीन से मिलकर कौन बनता है, कांसा। कांसा को क्या कहते हैं, कांसा को हम लोग ब्रोंज कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को बोला जाए तो कितनी मात्रा में जो है क्या होता है, कॉपर मिलता है और कितनी मात्रा में टीन का उपयोग किया जाता है, तो देखिएगा जो कॉपर होता है इसकी मात्रा 88% होता है। कितना होता है, 88% होता है। और टीन की मात्रा कितना होगी, टीन की मात्रा होगी 12%। बात क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर पूछा जाए कि बताइए कांसा जो होता है किससे मिलकर बना है, तो कांसा जो होता है वो मिलकर बनता है कॉपर और टीन से मिलकर बना है। ओके, और कॉपर की कितनी मात्रा होती है, कॉपर की मात्रा होती है 88% एंड टीन की मात्रा होती है 12%। ओके, अब देखिए कांसा का उपयोग जो होता है ना वो पदक, मूर्तियाँ, तोप और सिक्के का बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन जो कांसा जो होती है, जो कांसा धातु होता है ना उसका उपयोग क्या करते हैं, मेडल, आप लोग देखे होंगे ये क्या होता है, मेडल है। ठीक है, तो मेडल बनाने में होता है, फिर सिक्का बनाने के लिए किया जाता है, तोप बनाने के लिए किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, बताइए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए कांसा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला मिश्र धातु है। क्या है, कांसा जो है ना वो इस्तेमाल किया जाने वाला पहला मिश्र धातु है जो मानव सभ्यता के शुरुआत से उपयोग किया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले जो लोग थे ना, जो मतलब क्या होता है, मानव सभ्यता जब विकसित होता है तो क्या होता है, सबसे पहले जो है कौन सा धातु, मिश्र धातु का उपयोग किया गया, तो सबसे पहले जो है मिश्र धातु का उपयोग किया गया वो था हम लोग का कांसा। बात क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ देखते हैं हम लोग ब्रेन लिपि के बारे में जानते हैं। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, ब्रेन लिपि के बारे में। आप सभी को पता है ब्रेन लिपि किसके लिए उपयोग किया जाता है, ब्रेन लिपि जो है दृष्टिबाधित लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित क्या होता है, दृष्टिबाधित का मतलब होता है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं तो वे क्या करते हैं, वे जो है ब्रेन लिपि के माध्यम से उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो देखिए दृष्टिबाधित लोग जो होते हैं ब्रेन लिपि का इस्तेमाल पढ़ने के लिए करते हैं। इस लिपि में 6 डॉट्स बनी होती है। क्या बनी होती है, इस जो लिपि जो होता है ना ब्रेन लिपि में क्या होता है, 6 डॉट्स, इस प्रकार से डॉट्स बना होता है।
ठीक है। उसमें से क्या होता है, उसमें से जो है जो चीज़ होगा, मान लेते हैं ए अगर पढ़ना है तो क्या होगा, केवल एक डॉट रहेगा। क्या रहेगा, एक डॉट में उभार रहेगा। उभार मतलब थोड़ा सा मोटा करके बनेगा, एक डॉट मोटा करके बनेगा। अगर बी लिखना है तो क्या करेगा, दो डॉट रहेगा, इस प्रकार से दो डॉट हो जाएगा। अगर क्या लिखना है, अगर डी लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ डॉट रहेगा, यहाँ डॉट रहेगा और यहाँ डॉट रहेगा। इस प्रकार से क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस लिपि में 6 डॉट्स बनी होती है, जिसे छू करके वे क्या करते हैं, वे पढ़ सकते हैं। उसको जैसे छुएंगे तो क्या करेंगे, जो उभार लगेगा, उभार लगेगा मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा लगेगा और उसके माध्यम से बच्चे जान पाएंगे कि इसमें लिखा क्या गया है। बात क्लियर है। अब देखिए अगर पूछा जाए कि ब्रेल लिपि की खोज किसने किया, तो कौन किया, तो ये किया था लुई ब्रेल ने किया था। कब, 1824 में इन्होंने किया था। ठीक है, 1824 में लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का उपयोग किया था। अब चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं। अब एक हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 4 का टॉपिक। देखिए स्कूल चले हम, ठीक है, तो स्कूल चले हम किस प्रकार से बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग राज्य के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वे किस प्रकार से स्कूल पहुंचते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे असम के बच्चे, कि असम के बच्चे जो है स्कूल कैसे पहुँचते हैं। ठीक है, तो देखिए असम के बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए बाँस और रस्सी से बना पुल का पार करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, असम के जो लोग होते हैं, देखिए ये क्या हो गया, ये जो है ना बाँस का बना हुआ है और रस्सी का पुल बना होता है। ठीक है, तो उसी का उपयोग क्या करते हैं, उसी का उपयोग से वे स्कूल जाते हैं। ठीक है, और ये पहाड़िया रास्ता है, ठीक है, बहुत पहाड़ रास्ता है असम। तो क्या करते हैं, इसमें जो है ना आपका ब्रिज नहीं बना होता है, तो ब्रिज क्या करते हैं, ब्रिज जो है ये लोग रस्सी और बांस का उपयोग से बनाते हैं और उसी से ये क्या करते हैं, पार करते हैं। ओके, नेक्स्ट लद्दाख। देखिए लद्दाख के बच्चे क्या करते हैं, इसको स्कूल जाने के लिए ट्रॉली से होकर जाना पड़ता है। क्या होता है, एक ट्रॉली होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो ना एक पुली होता है। देखिए लोहे का क्या होता है, ये लोहे का जो होता है ऊपर में एक तार बिछा हुआ रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एक पुली लगा होता है और उसी के माध्यम से क्या होता है, जो पुली जो ये जो होता है ट्रॉली जो होता है उसमें सरकता है। ठीक है, सरक सरक के वो आगे बढ़ता है। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, लद्दाख के बच्चों को स्कूल जाने के लिए ट्रॉली से होकर जाना पड़ता है। ठीक है, ट्रॉली जो होता है वो लकड़ी से बना झूला होता है, जो पुली की मदद से एक रस्सी पर सरकती रहती है, जो लोहे की होती है। ठीक है, यानी कि जो ये जो हो गया, जो तार हो गया, ठीक है, ये किसका बना होता है, ये लोहे का होता है, पुली भी लोहे का बनाता है, लेकिन ये झूला किसका बना होता है, झूला जो है ये लकड़ी का बना होता है। बात ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, लद्दाख के बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट केरल, तो केरल के बच्चे कैसे जाते हैं, तो देखिए केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, ध्यान से देखिएगा क्या है बल्लम। बल्लम क्या होता है, बल्लम जो होता है ना लकड़ी का बना हुआ नाव, छोटा नाव। आप लोग जानते हैं कि जो केरल में जो होता है ना नौका, मतलब जो होता है नौका मतलब प्रतियोगिता होता है। ठीक है, मतलब कौन जो है पहले नौका प्रतियोगिता में जीतता है, ये खेल होता है वहाँ पर। कहाँ पर, केरल में। तो ध्यान से देखिए केरल के कुछ भाग में क्या होता है, बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी कि लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठ करके स्कूल तक पहुँचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान। राजस्थान क्या होता है, राजस्थान में बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए ऊँट गाड़ी का उपयोग करते हैं। और हम लोग सभी को पता है कि ऊँट को क्या कहते हैं, ऊँट को जो है मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट, अब हम लोग जानते हैं जीवों के बारे में कुछ तथ्य। ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं। अब देखिए हम लोग जो पढ़े थे ना एनिमल्स क्या था, एनिमल्स हम लोग जो था सब थिंग्स था। फैमिली एंड फ्रेंड्स में हम बोले थे हम लोग को चार चीज़ जो सब थिंग्स था। तो देखिए सारी चीज़ जो है इसमें आएगा। ठीक है, एनिमल्स में क्या था, एनिमल्स में जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स का ही एक हिस्सा था। तो क्या होता है, जीवों के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, जो एनिमल्स जो है एनिमल्स के बारे में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। तो देखिए कुछ जीव के जो है कान होते हुए भी हम लोग को दिखाई नहीं देता है। क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके कान तो होते हैं लेकिन हम लोग को जो है दिखाई नहीं देता है। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग का कान होता है और हम लोग उसको देख भी सकते हैं क्योंकि ये बाहर निकला हुआ होता है कान। लेकिन कुछ जीव ऐसा होता है ना जिसका कान होते हुए भी हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। क्यों, तो देखिए क्योंकि उनके कान बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और कुछ जीव के कान पंखों से ढके होते हैं। उदाहरण पक्षी, मगरमच्छ, छिपकली। इन लोगों का क्या होता है, बहुत सारे जितने भी पक्षियाँ होती हैं, आप लोग कोई देखे हैं ऐसे पक्षी देखे हैं जिसका कान निकला हुआ हो, नहीं ना। यानी कि पक्षियों का भी क्या होता है, कान होता है, लेकिन क्या होता है इसमें जो होता है ना इसके जो कान छोटा छोटा छिद्र होता है, बहुत छोटा छोटा होल होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो जो ना पंख से उसका ढका हुआ होता है, जिसके कारण हम लोग को दिखाई नहीं देता है। और ये मगरमच्छ भाई साहब है, इनका भी कान होता है लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है। लेकिन मान लीजिए अगर इसका कान होता तो कैसे दिखता है, ऐसे दिखता ना, कान ऐसे दिखता है तो अच्छा दिख रहा था क्या कान दिख होने से इसको अच्छा दिख रहा था, ठीक है, नहीं दिख रहा था। तो इसका कान नहीं है, ठीक है, कान बाहरी कान नहीं है, यानी कि दिखाई नहीं देता, लेकिन कान होता है, बहुत छोटा सा एक छिद्र से होता है, एक छोटा सा होल होता है।
उसके माध्यम से जो है ना मगरमच्छ भाई सुन पाते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ तक क्लियर हो गया। उदाहरण देख लिए, पक्षी, मगरमच्छ, छिपकली, ये सब क्या होता है, इसका कान होते हुए भी हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये लोग जो है सुन सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, कुछ जानवर का जो खाल होता है, ठीक है, आप लोग देखते होंगे जो जानवर बहुत सारे रंग बिरंगे होते हैं। कोई सफ़ेद, देखिए ये जेबरा है शायद, ठीक है, तो ये सफ़ेद काला, बाघ को देख पा रहे होंगे, सफ़ेद हो गया, ये भूरा रंग हो गया, ठीक है, इस प्रकार का रंग कुछ होता है। तो ये जो हल्का से क्या होता है, जो पिक्चर टाइप का दिख रहा है, ठीक है, ये क्यों होता है, ये क्या है, क्या ये कलर है क्या ना, क्या है, क्या ये डिजाइन है? तो देखिए ये कुछ डिजाइन नहीं है, ये क्या है, ये जो ना ये बाल है, क्या है, बाल होता है। तो देखिए जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, यानी कि इसके बाल किस प्रकार का है, इसके जो बाल है सफ़ेद है और काला है, ठीक है, सफ़ेद काला इस प्रकार का क्या है, उसका बाल है। तो इसके जो भी डिजाइन होता है, डिजाइन किस लिए होता है, डिजाइन जो होता है उसके खाल में उपस्थित क्या बाल के कारण होता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं तथा उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे पैदा करते हैं। यानी कि इसमें बोलने का क्या मतलब है, इसमें बोलने का ये मतलब है कि वैसे सारे जंतु जिनके कान दिखाई देते हैं, जिसके कान क्या करते हैं, जिसके कान दिखाई देते हैं या फिर उनके शरीर में क्या है, बाल है, तो वे क्या करेंगे, वे जो है बच्चा पैदा करेंगे। ठीक है, यानी कि वे मेमल्स होंगे। बात क्लियर हो गया। देखिए ये हाथी है, ठीक है, तो हाथी क्या, हाथी के कान दिख पा रहे होंगे, शेर का कान देखते हैं, कुत्ता का देखते हैं, बिल्ली का देखते हैं, मनुष्य का देखते हैं। तो ये सब जितने भी जंतु हैं वे क्या करते हैं, ये जो है बच्चे पैदा करते हैं। बात क्लियर हुआ। और नेक्स्ट देखते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं तथा उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। बात क्लियर हुआ। क्या बोला गया, पहले क्या था, पहले बोला गया था कि जिसके कान बाहर दिखाई देता है वो क्या करते हैं, वे जो है हमारे बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन बच्चे पैदा मतलब क्या, यानी कि जो मादा होगी वही बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, जिसके कान, इसके कान दिख रहा है क्या, कान अगर ऐसे होता तो इस प्रकार से दिखता है कान इसका, तो कान तो है नहीं इसका, चिड़िया भाई साहब का, तो इसका कान नहीं है, तो कान बाहर इसको नहीं देख पा रहे, तो ये क्या करेगी, ये जो है अंडा देगी। क्या देगी, ये अंडा देगी। ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, ये क्या देगी, ये हम लोग का अंडा देगी। ठीक है, इसके अंडा को हम लोग खाएंगे। अब चलते हैं हाथी मेरे साथी, ये क्या है, ये हाथी मामा है। तो हाथी मामा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिए। एक वयस्क, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, हाथी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पिछले बार क्वेश्चन नहीं पूछा था, इस पर क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्ते और झड़ियाँ खा सकता है। समझ रहे ना, देख ना कितना खतरनाक खा रहा है, पिज्जा ना क्या है इसको, बर्गर बोलते हैं शायद। ठीक है, तो ये खा रहा है, तो बर्गर वगैरह नहीं खाता है वो क्या खाता है, ये जो ना एक दिन में एक जो हाथी होता है, जो वयस्क हाथी होता है, वो 100 किलो तक क्या कर सकता है, 100 किलो तक जो है वो पत्ता खा सकता है और झाड़ियाँ खा सकता है। बात क्लियर। हाथी बहुत कम आराम करता है। ठीक है, हाथी जो है ना बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। क्योंकि हाथी जो होता है ना, हाथी ज़्यादा आलसी नहीं होता। हम लोग क्या, हम लोग तो एक दिन में आराम से सो जाते हैं, 8-10 घंटा सोते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हाथी क्या करते हैं, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटा ही सोता है, बस इनफ। 2 से 4 घंटा सो गए, मेरा काम हो गया एक दिन का। बात क्लियर। खाएंगे कितना, खाएंगे 100 किलो तक खाएंगे भाई। बात क्लियर। अब देखिए हाथी को जो होता है ना, पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। देखिए आप सभी को पता होता है, जो हाथी होता है उसका चमड़ी कैसे होती है, चमड़ी मोटा होता है। चमड़ी मोटी होने के कारण क्या होता है, उसको गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए क्या करते हैं, उस गर्मी को भगाने के लिए जहाँ भी उसको कीचड़ दिख गया, जहाँ भी उसको पानी मिल गया, क्या करेंगे, वो आराम से वहाँ पर क्या करेंगे, खेलते रहेंगे। ठीक है, गर्मी को दूर भगाने के लिए। बात की रहे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। वैसे उसके कान जो होता है ना, कान क्या होता है, पंखे की तरह होते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे हाथी कान इतना छोटा छोटा होता है कि हाँ इतना लंबा लंबा होता है। क्या करते हैं, जब भी उसको गर्मी लगता है तो उनके कान किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके जो कान होते हैं पंखे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग हाथी को सामने से देखे होंगे, वे क्या करते हैं, हाथी जो होते हैं हमेशा अपने जो कान होता है उसको हिलाता रहता है, कान को हिलाता रहता है, ताकि क्या हो, ताकि उसको हवा मिले, ठंडक आए। ठीक है, जैसे अपना कान को हिलाएगा तो क्या होगा, उसको हवा फंस आएगा। देखिए अगर हम लोग अगर हाथों को भी अगर ऐसे करते हैं तो ठंडा हवा फंस आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, हाथी जो होते हैं वे भी अपने कान को हिलाता रहता है, ताकि क्या मिले, ताकि उसको जो है थोड़ा सा ठंडा हवा मिले। बात क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, हाथी जब 3 महीने के होते हैं, यानी कि हाथी का बच्चा, ठीक है, हाथी का बच्चा जब क्या होता है, जब 3 महीना का होता है तो ये 200 किलो तक होते हैं। कितने किलो होते हैं, 200 किलो तक।
हम लोग तो शायद लाइफ में कभी 100 किलो भी नहीं पार कर पाए। तो ये क्या होता है, 3 महीना में ये लोग 200 पहुँच जाते हैं। ठीक है, हाथी का बच्चा जो होता है 3 महीने में, ठीक है, 3 महीने में कितना किलो तक पहुँच जाते हैं, 200 किलो तक हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, हाथियों के झुंड में केवल क्या होता है, हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। क्या होते हैं, यानी कि जो हाथी के जो झुंड होता है ना, उसमें ध्यान से देखिएगा, हाथी के जो झुंड होते हैं उसमें टोटल 12 से लेकर के 15 तक हाथनी या फिर बच्चे होते हैं। कितना होते हैं, 12 से 15 तक ही हाथनियाँ होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, ये जो 12 से 15 में एक भी नर हाथी नहीं रहेगा, एक भी लड़का वाला हाथी नहीं रहता है। उसमें कौन रहते हैं, हाथियों के झुंड में कौन रहता है, हाथियों के जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ मतलब मादा हाथी, केवल मादा हाथी रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। लड़का हाथी होता है क्या, लड़का हाथी नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या लिखा गया। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, क्या होता है, झुंड की यानी कि जो झुंड होता है उसमें क्या होता है, उसकी जो सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है, जो सबसे बुढ़ी होती है, जो समझदार होती है, वो क्या करेगी, वो पूरे झुंड की नेता होती है, वही लीडर होती है। और देखिए, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ठीक है, 10 से 12 बोलिए, 12 से 15 कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है, 12 से 15 तक हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही वो हाथी के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे जो हाथी के जो बच्चे होते हैं, अब देखिए बच्चा जब होगा तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा होता है, अगर वो हाथी जो होता है वो लड़का वाला हो गया, तो उसको क्या मार के भगा देगा, क्या नहीं भगाता है, उसको भी साथ लेकर चलता है। लेकिन जैसे वो हाथी का बच्चा 14 या फिर 15 साल का हो जाता है, तो क्या करता है, वो जो हाथी का बच्चा था, जो लड़का था, वो क्या करेगा, वो जो है झुंड को छोड़ देगा। क्या करेगा, उनका जो झुंड था ना, उसको वो छोड़ के वो आगे निकल जाएगा, अकेले चले जाएगा जंगल। बात क्लियर हो गया। तो वही चीज़ लिखा गया है कि हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं। बात क्लियर हो गया। ये था हाथी के बारे में कुछ फैक्ट्स। इसमें देखिए हिंदी में बताया गया है, इंग्लिश में बताया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी को इंग्लिश में देखना है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको देख सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर करना है तो। अब चलिए हम लोग आगे की हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ पेड़ पौधों के बारे में, खिजड़ी के पेड़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, हाँ, देखिए खिजड़ी का पेड़, ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है, इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, इसको खिजड़ी कहेंगे। ठीक है, तो उसमें इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है। तो देखिए ये पेड़ जो होता है रेगिस्तानी इलाके में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अगर आपको पूछा गया कि खिजड़ी का पेड़ कहाँ पर पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये जो होता है ना, ये रेगिस्तानी वाले एरिका में पाया जाता है। रेगिस्तान मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग का जो होता है राजस्थान क्या होता है, रेगिस्तान वाला एरिका है, तो उसमें ये चीज़ पाया जा सकता है, खिजड़ी का पेड़। तो देखिए ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाई जाती है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अरे ज़रूरत होगा भी कैसे, रेगिस्तान में क्या बारिश वारिश होता है, क्या नहीं होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, यानी कि खिजड़ी के पेड़ को जीने के लिए ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इस पेड़ की छाल, जो छाल होता है, दवा के काम आती है, यानी कि दवा बनाने के काम आता है। कौन सा, खिजड़ी का जो पेड़ का जो छाल होता है ना, उसका उपयोग हम लोग दवा बनाते हैं। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। ठीक है, जैसे दीमक होता है ना, दीमक हो गया और जो अन्य जो कीड़ा होते हैं जो लकड़ी को बर्बाद कर देते हैं, इस पेड़ में जो होता है कीड़ा वड़ा कुछ नहीं लगता है। ओके, इस पेड़ की फलियाँ मतलब फल से क्या होता है, सब्जी भी बनाई जाती है। बच्चे इसके छाया में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में खिजड़ी का पेड़ मिलता है, यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत का वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर खिजड़ी का पेड़ मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं वो राजस्थान के पेड़ होगा। ठीक है, राजस्थान में होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि खिजड़ी का जो पेड़ होता है ये रेगिस्तान वाले इलाका में ज़्यादा होती है। ओके, अब देखिए राजस्थान में वैसे लोग, ध्यान से देखिएगा इसको, राजस्थान में वैसे लोग जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उन्हें जो है ना बिश्नोई कहते हैं। क्या कहते हैं, बिश्नोई कहते हैं। आप लोग को क्वेश्चन पूछ देगा, बिश्नोई जो है कौन से राज्य में होते हैं। ठीक है, या फिर पूछ देगा कि बिश्नोई का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिश्नोई का मतलब होता है कि वैसे लोग जो जानवर और पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं बिश्नोई। ओके, अब चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं मधुमक्खी के बारे में। ठीक है,
देखिए मधुमक्खी पूरा हंस रही है, कहीं काट देगा तो भाई पूरा सूजन कर देगा, ठीक है, सूजा देती है जहाँ भी काटेगी ये। तो चलते हैं मधुमक्खी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो क्या होता है, मधुमक्खी जो होता है ना, अक्टूबर से दिसंबर के समय में ये अंडे देते हैं। क्या करते हैं, देखिए मधुमक्खी जो होता है ना वो क्या करता है, वो अक्टूबर से लेकर के, ठीक है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, दिसंबर के बीच में क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। और जैसे वो अंडे देते हैं तो क्या करते हैं, इन्हें खाना ज़्यादा चाहिए, तो क्या करते हैं, इसलिए जो है ये जो है ना ये ज़्यादा मधु बनाते हैं। मधु समझते हैं ना, हनी। अगर पूछा जाए कि हनी कब ज़्यादा बनाते हैं, बी, तो क्या हो जाएगा, ये अक्टूबर से दिसंबर के महीने में जो है ना जो हनी होता है उसको ज़्यादा बनाया जाता है। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि मधु पालन करने की सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम लोग को क्या करना चाहिए, मधुमक्खी पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मधुमक्खी पालन कब करना चाहिए, मधुमक्खी पालन जो है हम लोग को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही करना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये अंडे देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है वो केरल से या फिर गोवा से जो है गुजरात जा रहा है, ठीक है, एक लड़का है वो क्या कर रहा है, वो जो है ना गोवा से वो गुजरात जा रहा है ट्रेन के माध्यम से। तो बीच में उसको यानी कि रास्ते में उसको कौन सा पकवान खाने को मिलेगा, ये कैसे जानेंगे, ये पिछले बार क्वेश्चन में आया था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। गुजरात, जब भी आप लोग गुजरात जाएंगे तो वहाँ का एक फेमस खाना है, उस खाना का नाम है ढोकला। क्या नाम है, ढोकला। तो उसको पढ़ते हैं, ये देखिए ढोकला देख के बारे में, ठीक है, ये ढोकला है, बेसन के साथ बना होता है ढोकला। गुजरात जाने से पता चलेगा, ठीक है, छोड़िए। अब भाई गुजरात के लोग ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ठीक है, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। आप लोग को आंसर मिल गया। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक लड़का जो है गोवा से कहाँ जा रहा है, गुजरात जा रहा है, तो उसको जो है बीच रास्ते में क्या क्या चीज़ खाने को मिलेगा, समझ में आ गया ना, क्या मिलेगा, ढोकला मिलेगा, नींबू वाले चावल मिलेगा, चटनी मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा, मिठाई, ये सब चीज़ खाने को मिलेगा। बात क्लियर, ये क्वेश्चन आया हुआ था ध्यान से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, गोवा से केरल तक, देखिए दी रेल रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज 92 टनल एंड 2000 ब्रिज। यानी कि अगर आप लोग रेल की रास्ता से जा रहे हैं, ठीक है, अगर रेलवे से अगर आप लोग जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, गोवा से लेके केरल तक, तो आपको जो है ना बीच रास्ते में, ठीक है, जाते जाते ट्रेन में जाते जाते आपको क्या क्या मिलेगा, आपको जो है 92 सुरंग मतलब क्या था, टनल, एंड 2000 ब्रिज मिलेगा आपको। ओके, तो ये इतना बात था। नेक्स्ट अब देखते हैं इंडियन रेलवे के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग जानते हैं ना टिकट हम लोग जब भी हम लोग यात्रा करते हैं ट्रेन के माध्यम से, तो क्या करते हैं हम लोग जो है ना, हम लोग जा करके टिकट बनाते हैं। अगर टिकट नहीं बनाएंगे तो टीसी भैया पकड़ेंगे, फाइन लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, आप लोग को भी टिकट बनाना चाहिए। कहीं भी जा रहे हैं तो फ्री में मत जाइए, ये देश का संपत्ति है, ठीक है। आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग को जो है टिकट बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए रिजर्वेशन टिकट के बारे में हम लोग देखेंगे कि रिजर्वेशन टिकट में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखिए रिजर्वेशन टिकट में ट्रेन का नंबर, यानी कि जब भी आप लोग को रिजर्वेशन टिकट बनाते होंगे, मान लीजिए अगर आप लोग को कहीं दूर जाना है तो क्या करते हैं हम लोग जो है 1 महीना 1.5 महीना पहले हम लोग जाकर रिजर्वेशन टिकट बनाते हैं। तो वो जो रिजर्वेशन टिकट है तो वो इस प्रकार के देखने को मिलता है, ठीक है, इस प्रकार देखने को मिलता है। तो ये जो टिकट है, इस टिकट में क्या क्या दिया रहता है, इस टिकट में क्या क्या लिखा रहता है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, उसको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए रिजर्वेशन टिकट में ट्रेन का नंबर, यानी कि ट्रेन का कौन सा नंबर है, ठीक है, सफ़र शुरू होने की तारीख, यानी कि आप कौन सा तारीख को आप सफ़र करेंगे, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर। बर्थ मतलब क्या होता है, लिखा नहीं रहता है कि इतना नंबर में है, इतना नंबर बोगी में है, ठीक है, ऊपर में है ना नीचे में है ना लोअर में है, बोलते नहीं है कि लोअर हो गया, लोअर 21, L21 होता है, या फिर M25 होता है, या फिर अपर सीट होता है, अपर होता है 23, इस प्रकार का लिखा रहता है ना। तो क्या है, बर्थ है ये, बर्थ मतलब जहाँ पर आप बैठेंगे उसको बर्थ करते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ होता है, इसको ये सब चीज़ लिखा रहता है, ओके। और क्या रहता है, डिब्बे के नंबर, यानी कि कौन सा में रहता है, ठीक है, यानी कि आप लोग देखेंगे जो ट्रेन का जो बोगी होता है, ठीक है, उसमें पहले में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, L25, 926, इस प्रकार से लिखा रहता है। यानी कि ट्रेन का जो बर्थ होता है, सॉरी मतलब जो डिब्बा होता है, डिब्बा का नंबर भी रहता है, उसको लिखा रहता है। किराया कितना रुपया लगा आपका, ठीक है, आप कहीं जा रहे तो कितना रुपया लगेगा, ठीक है, धुरी, ये सब लिखा रहता है। और PNR नंबर भी उसमें दर्ज किया रहता है, ठीक है। PNR नंबर क्या होता है, PNR नंबर के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका जो ट्रेन है वो कहाँ पर अभी पहुँचा है,
ठीक है, ये सब के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे रेलवे का टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल आप लोग देखे होंगे, जब भी आप लोग स्टेशन जाते हैं उसमें क्या होता है, एक रेलवे का टाइम टेबल रहता है कि फलाना ट्रेन कितना बजे आएगी, कितना बजे छूटेगी, ढिमकाना ट्रेन कौन सा बोगी में, कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी, कौन सा उसमें जाएगी, कितना बजे पहुंचेगी, ये सब लिखा रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सब जो होता है टाइम टेबल होता है। ठीक है, तो देखिए रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, वहीं पर चीज़ लिखा रहता है कि कितना बजे खुलेगी ट्रेन, कितना बजे वहाँ पहुँचेगी। ठीक है, वो सब चीज़ लिखा रहता है। किस समय जो है स्टेशन छोड़ेगी, कितना दूरी तय करेगी इत्यादि, ये सब चीज़ लिखा रहता है। ठीक है, कहाँ लिखा रहता है, रेलवे का टाइम टेबल में लिखा रहता है। बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अब देखते हैं कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, कन्नम मल्लेश्वरी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है, इसके बारे में देखेंगे। इन्होंने जो है ना ओलंपिक में जाकर के इन्होंने मेडल जीता था। ओके, तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या है, कन्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। कन्नम मल्लेश्वरी इज ए वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर क्या होता है, वेट लिफ्टर का हम लोग बोलते हैं भार उत्तोलन, उसको कहते हैं हिंदी में, यानी कि जो भार नहीं होता ऐसे उठाते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे करते उठाते नहीं है जी, जो आप लोग देखे होंगे ओलंपिक में इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यानी कि जो भार को उठाता है, ओके, तो उसको मतलब वो मतलब इसमें करती थी, ठीक है, यानी कि ये वेट लिफ्टर थी। ये कहाँ की रहने वाली है, ये जो है आंध्र प्रदेश में रहने वाली है। इनके पिताजी क्या करते हैं, इनके पिताजी जो है कांस्टेबल है, कहाँ का, पुलिस में जो है कांस्टेबल के पोस्ट में है। ठीक है, सी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग वेट लिफ्टिंग सिंस सी वॉज 12 years old. नाउ सी लिफ्ट्स अप टू 130 kg एट ए टाइम। यानी कि जब कन्नम मल्लेश्वरी जब 12 साल की थी तब से ही वो इन सब चीज़ों को वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस कर रही थी। और आजकल वो क्या करती है, आजकल जो है वो एक ही बार में 120 किलो तक का वेट को उठा सकती है। ठीक है, यानी कि हम लोग को कहाँ फेंकेगा समझ आइए। नेक्स्ट क्या है, सी हैज वॉन 29 मेडल्स आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत के बाहर जो कन्नम मल्लेश्वरी जी हैं वो कितने मेडल जीते हैं, वो जो ना 29 मेडल जीती हुई है। बात क्लियर। सी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। समझ रहे हैं ना, सिल्वर मेडल जीत के आई थी ये। ठीक है, जो कन्नम मल्लेश्वरी है ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है, जो मतलब क्या कि जो ओलंपिक में जो है मेडल जीत के आई थी। ठीक है, ये था कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में कुछ बातें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं मधुबनी पेंटिंग। अगर आप लोगों को बताइए मधुबनी पेंटिंग जो है कहाँ की पेंटिंग है, देख सकते होंगे ये क्या है, ये मधुबनी पेंटिंग है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है ना बिहार का एक फेमस पेंटिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस करते हैं। मधुबनी पेंटिंग बिहार का एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग इज ए फेमस पेंटिंग ऑफ बिहार। ओके, ऑन फेस्टिवल एंड हैप्पी ओकेशन देयर आर पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस एंड इन द कोर्टयार्ड। ठीक है, यानी कि जब भी क्या होता है, त्यौहार होता है या फिर खुशी का जब माहौल होता है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं ना घर के दीवार में, ठीक है, घर के दीवार में या फिर आंगन, ठीक है, जो आंगन जो होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो ना सजाने का मतलब काम करता है। ठीक है, सजावटी चीज़ बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उसे क्या करते हैं, उसे जो है मधुबनी पेंटिंग करते हैं। ठीक है, ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, जो चावल होता है, चावल को कूटा जाता है। ठीक है, चावल को क्या करते हैं, कूटा जाता है और उसको महीन उसको बनाया जाता है। ठीक है, उसको छोटे छोटे दाने में कर देते हैं, सफ़ेद बना दिया जाता है। ठीक है, उसको मतलब गुंडी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको उसमें बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो घुल जाता है तो सफ़ेद रंग का हो जाता है और उसी से जो है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, वो लोग मतलब फोटो वोटो बनाते हैं, चित्र उत्र बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। इस रंग को बनाने के लिए, ठीक है, नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंगों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या होता है, केवल सफ़ेद कलर नहीं करते, नील रंग का कलर करेंगे, पीला रंग का कलर करेंगे, लाल रंग का कलर करेंगे। तो ये जितने भी कलर करते हैं वो क्या होता है, वो सभी के सभी जो होता है नेचुरल होता है। क्या होता है, नेचुरल, यानी कि जो प्रकृति से पाया जाता है। जैसे नील की खेती होता है ना, आप लोग सुने होंगे, तो नील से ब्लू रंग बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से रेड भी बनाया जाता है। गुलमिथिर एक मतलब जो होता है ना, एक वो होता है, फूल होता है, उससे लाल रंग बनाया जाता है। और भी बहुत सारे जो होता है पेड़ पौधों से उनका जो है रंग को बनाया जाता है, कलर्स को यूज किया जाता है। अब देखिए चित्र में क्या होता है, ये जो पिक्चर होता है, जो फोटो जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, इसमें इंसान, जानवर, पेड़,
फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं पेंटिंग में। ओके, अब चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कुछ हम लोग देखते हैं फूलों से बना आहार, यानी कि फ्लावर्स फूड। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। एक कचनार क्या है, एक प्रकार का फूल है, दिख रहा है आपको। इसकी जो है ना, इसमें जो है उत्तर प्रदेश के लोग इसका सब्जी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, केरल में, जो केरल में क्या होता है, केले की फूल की सब्जी बनाई जाती है। केला का क्या होता है, केला का एक फूल होता है, ठीक है, तो उसके क्या करते हैं, उसमें जो है केरल के लोग इसका सब्जी बनाते हैं। ठीक है, बनाना फ्लावर वेजिटेबल इज मेड इन केरला। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। सहजन आप लोग जानते होंगे, जो डम स्टिक होता है ना, डम स्टिक का जो पेड़ होता है, ठीक है, जैसे इतना लंबा लंबा जो होता है डम स्टिक, तो उसका पेड़ में क्या होता है, फूल निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद कलर का छोटा छोटा सा फूल निकलता है। ठीक है, तो उसका क्या करते हैं, इसका जो है ना पकौड़े बनाते हैं। कहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग। ठीक है, इस फूल से क्या बनाते हैं, पकौड़े का बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ फूलों के बारे में कुछ अन्य तथ्य। देखिए गुलदावरी, जीनिया फूलों के रंग से बनाए जाते हैं। ठीक है, से रंग बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब फूल है। कौन कौन सा है, गुलदावरी हो गया, जीनिया हो गया, ये प्रकार क्या है, ये प्रकार का एक फूल होता है, जिससे क्या बनाते हैं, जिससे हम लोग जो है नेचुरल कलर बनाते हैं। ठीक है, जिससे नेचुरल कलर बनाते हैं। और क्या करते हैं, इससे जो ना कपड़ों पर रंग किया जाता है। जो कपड़े का जो कलर आता है, क्या करते हैं, इसमें जो है ना हम लोग इस टाइप के हम लोग क्या करते हैं, फूल का रंग का मतलब उपयोग करते हैं। अभी तो भाई बहुत केमिकल चीज़ का भी उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, नारीलता फूल। ठीक है, नारीलता फूल को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में नारीलता फ्लावर ही कहते हैं। तो क्या होता है, ये जो ना ये उत्तराखंड में खिलता है, जो नारीलता फूल है। देखिए ये नारीलता फूल है। नारीलता का मतलब क्या होता है, नारीलता का मतलब होता है कि नारी जैसे दिखने वाली। ठीक है, नारीलता यानी कि देखिए आप लोग दिख पा रहे होंगे, ये क्या है, लड़की जैसे दिख रही है ना, इसको देखिए लड़की जैसे दिख रही है, तो इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, इन सबको जो है नारीलता फूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये होता है कि भाई ये एक बार 20 साल में एक बार खिलता है। ठीक है, बहुत ही अजीब चीज़ है। क्या होता है, जो नारियल का जो फूल होता है वो क्या होता है, ये जो है ना ये 20 साल में एक बार खिलता है, इसलिए ये बहुत फेमस है। ठीक है, और कहाँ पर ये खिलता है, ये जो है उत्तराखंड में ये खिलती है। बात क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए इत्र के बारे में कुछ तथ्य, यानी कि सम फैक्ट्स अबाउट परफ्यूम। परफ्यूम क्या होता है, भाई हम लोग जो लगाते हैं ना परफ्यूम, वही परफ्यूम है। तो ध्यान से देखिए, फ्रांस को दुनिया की इत्र की राजधानी कहा जाता है, यानी कि फ्रांस इज कॉल्ड द परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर पूछा जाए कि दुनिया का परफ्यूम का राजधानी किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का फ्रांस। बात क्लियर। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है, यानी कि जो इंडिया के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। ओके, इत्र के लिए फेमस है। अब देखिए कबड्डी। कबड्डी के बारे में सभी जानते होंगे। कबड्डी क्या है, सॉरी ये कबड्डी तो भाई हम लोग राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये राष्ट्र खेल है। ठीक है, राष्ट्रीय नहीं होगा, ये राष्ट्र खेल है। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। कबड्डी भारत का क्या है, राष्ट्र खेल है, यानी कि भारत का एक खेल है। क्या होता है, इस खेल में 7 खिलाड़ी खेलते हैं और 5 रिजर्व रहते हैं। ओके, इसमें जो है इस कबड्डी में क्या होता है, 5 खिलाड़ी ही खेलते हैं। अब देखिए जल जनित रोग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जल जनित रोग मतलब क्या होता है, तो वैसे रोग जो क्या होते हैं, जो जल से फैलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वाटर बोर्न डिजीज। ठीक है, यानी कि जल जनित रोग करते हैं। तो जल जनित रोग में क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड, डायरिया, हेपाटाइटिस, कंठ रोग आदि जल जनित रोग होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो रोग होते हैं किससे फैलते हैं, ये जो है दूषित जल से ये सब रोग होता है। बात क्लियर, इंग्लिश में भी लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीना माता, इतई इतई, ब्लैक फुट पानी में मौजूद प्रदूषक के कारण होने वाला रोग है। यानी कि देखिए जो पानी जो होता है ना, पानी क्या होता है, पानी में बहुत सारा जो हानिकारक मिनरल्स होता है उसमें घुल जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग का बहुत सारी बीमारी हो सकता है। जैसे हो गया मीना माता, क्या हो गया मीना माता। अगर वाटर में अगर पारा मतलब समझ रहे ना, पारा का मतलब होता है मरकरी। ठीक है, मरकरी यानी इसको बोला जाता है HG से नाम से जाना जाता है। जो थर्मोमीटर जो हम लोग चेक करते नहीं है, थर्मोमीटर में एक लिक्विड होता है ना, तो वो होता है पारा यानी मरकरी। अगर पानी में
ठीक है, अगर जल में अगर मरकरी की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है, तो हम लोग को रोग हो जाएगा मीना माता का रोग हो जाएगा। अगर जल में अगर इतई, ठीक है, इतई रोग क्या है, अगर जल में जो है कैंडियम, क्या कैंडियम की मात्रा अगर बढ़ जाए, किसकी मात्रा, कैंडियम, अगर जल में कैंडियम की मात्रा बढ़ जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो रोग हो जाएगा इतई। और ये जो पारा हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, यानी कि मरकरी हो गया, कैंडियम हो गया, ये क्या है, ये जो है ये प्रदूषक है, क्या है, ये प्रदूषक होता है, ठीक है, यानी कि पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो क्या होता है, जो जल में घुल जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, देख पा रहे होंगे, अगर नदी में अगर गंदा चीज़ सब फेंकेंगे, जो कारखाना या फिर फैक्ट्री का जो चीज़ सब आता है, सामान सब आता है, ठीक है, यहाँ कि जो धोया जाता है, वहाँ से जो पानी आती है, क्या करते हैं हम लोग उसको नदी में हम लोग बहा देते हैं, तो उससे भी ये सब चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, मीना माता रोग जो होता है वो मरकरी से होता है, इते होता है कैंडियम से। बात क्लियर। अब नेक्स्ट, अब देखिए जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास जो है शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है तो आप किस प्रकार से जल को शुद्ध कर सकते हैं, तो क्या होगा, तो देखिए हम लोग 4 विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को शुद्ध कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हम लोग का उबाल करके, क्या करेंगे, बाय बॉइलिंग, मतलब उबालना, पानी को गर्म कर देंगे, उबाल देंगे तो ठीक हो जाएगा। फिटकरी द्वारा, फिटकरी जानते होंगे आप लोग, ठीक है, तो क्या करते हैं, जहाँ हम लोग नाई हुई के पास जाते हैं, बाल काटते हैं, तो उसमें एक फिटकरी होता है, उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। तो फिटकरी के द्वारा भी क्या करते हैं, जल को शुद्ध किया जा सकता है। तलछटीकरण द्वारा, तलछटीकरण में क्या हो जाएगा, तलछटीकरण मतलब क्या हो जाता है, जो बड़े बड़े जो कुछ होते हैं, ठीक है, जो मतलब मौजूद जो मतलब कण सब होते हैं वो नीचे में उसको बैठा दिया जाता है, ठीक है, जो मैला सब होता है पानी में जो तैरता रहता है वो अंदर में नीचे में बैठ जाएगा, तलछटीकरण, ठीक है। क्लोरीकरण द्वारा, ठीक है, यानी कि क्लोरीनीकरण द्वारा भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जल को शुद्ध कर सकते हैं। यानी कि जल में क्या करते हैं, क्लोरीन गैस हम लोग छिड़काव करते हैं, क्लोरीन गैस उसमें मिलाते हैं, और क्या करते हैं, वो जो पानी जो होता है जो दूषित होता है उसको शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए फिटकरी द्वारा से एक बार क्वेश्चन में आया हुआ था कि एक महिला है, वो क्या करती है, वो जब भी नदी जाती है पानी भरने के लिए तो क्या करती है, अपने साथ एक फिटकरी ले जाती है। तो वो ऐसा क्यों करती है, पहला ऑप्शन था जीवाणु को मारने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 2, उस पानी में जितने भी मतलब क्या होता है, जितने भी मतलब जो पोल्यूटेंट होते हैं, ठीक है, जो भी मतलब कुछ गंदे चीज़ होते हैं उसको नीचे बैठाने के लिए, या फिर और क्या हो जाएगा, और ये अलग ऑप्शन था। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो नदी में, ठीक है, नदी के पानी में जो भी मतलब मान लीजिए नदी का पानी है, ठीक है, इसमें कुछ क्या होता है, कुछ जो होता है कण सब होता है वो तैरता रहता है। तो जैसे फिटकरी में हम लोग दे देंगे ना, तो ये जो कण होते हैं, जो डस्ट होता है पानी में जो डस्ट होता है, वाटर में जो डस्ट होता है, तो ये पानी के नीचे में बैठ जाता है, ठीक है, और ऊपर वाला जो पानी है कैसे हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाता है, अच्छा बन जाता है। तो महिला क्या करती है, वही पानी को ले करके घर आ जाती है, पीने का काम होता है, ठीक है। इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को शुद्ध कर सकते हैं। बात क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं खरीफ फसल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, खरीफ फसल के बारे में। देखिए खरीफ फसल क्या है, यानी कि खरीफ क्रॉप्स, जून से सितंबर के महीने में मानसून के समय में जो भी फसल उगाई जाती है तो उस टाइप के फसल को हम क्या कहते हैं, उस टाइप के फसल को हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। यानी कि जब भी बारिश के समय, यानी कि मानसून के समय जो भी क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग फसल उगाते हैं, जैसे धान, ठीक है, धान कब बनाते हैं, जब बारिश होने लगती है, जब मानसून आने लगती है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, धान को बो देते हैं, ठीक है। तो धान क्या हो जाएगा, हम लोग का खरीफ फसल हो जाएगा। इन फसलों को मानसून के मौसम के शुरुआत में बोया जाता है। ऐसे फसलों को आमतौर पर क्या करते हैं, अक्टूबर से नवंबर के महीने में काट दिया जाता है। यानी कि लगाते कब हैं, लगाते हैं मानसून से कुछ साल पहले, कुछ समय पहले, और कब काटेंगे हम लोग इसको नवंबर के महीने तक हम लोग काट देंगे, यानी कि अभी अभी कटाई हो जाएगा। जो धान जो लगाते हैं ना, उसको क्या होता है, जो अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के पहले तरफ हम लोग उसको काट देते हैं, ठीक है। ऐसी फसलों को उचित वृद्धि के लिए बहुत अधिक पानी और क्या होता है, गर्मी की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी खरीफ फसल होता है उसको वृद्धि करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, इसको जो है बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो थोड़ा से हाई होना चाहिए, थोड़ा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी खरीफ फसल उसमें उगता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बाजरा, ज्वार, धान, गन्ना, हल्दी, कपास, सोयाबीन आदि, ये सब हो जाएगा, ठीक है, खरीफ फसल। तो देखिए खरीफ फसल को जो है इंग्लिश में भी इसमें बता दिया गया है क्या क्या चीज़ें, इंग्लिश में भी आप लोग उसको देख सकते हैं, ओके। तो आप लोग को जो है PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट रबी फसल, ठीक है, रबी फसल के बारे में कुछ देखते हैं। रबी फसल क्या होता है, तो देखिए सर्दी के मौसम में अर्थात अक्टूबर से मार्च के महीने में जो भी फसल लगाया जाता है उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं।
इससे पहले क्या पढ़े, इससे पहले हम लोग पढ़े भाई खरीफ फसल क्या होता है। तो खरीफ फसल क्या हो जाएगा, खरीफ फसल जो होता है मानसून के आने से कुछ समय पहले लगाते हैं और कब काटेंगे, हम लोग अक्टूबर के अंतिम समय में काट देते हैं। लेकिन रबी फसल क्या हो जाएगा, रबी फसल जो होता है अक्टूबर के बाद क्या करते हैं हम लोग उसको लगाते हैं और कब काटेंगे, मार्च से पहले हम लोग उसको काट देंगे। ठीक है, मार्च महीने से पहले हम लोग उसको काट देते हैं, उसको क्या कहेंगे, उससे हम लोग कहेंगे रबी फसल। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी रबी फसल होता है ना उसका जो आकार होता है गोल गोल होता है। ठीक है, कैसे होता है, गोल गोल होता है। ये जो फसल के जो क्रॉप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस आकृति के बना होता है, ये जो ना ये गोल गोल टाइप के दिखेगा। ठीक है, तो वो अगर गोल गोल टाइप का दिखा तो क्या हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। बताइए प्याज किस प्रकार का होगा, प्याज गोल गोल दिखता है ना, प्याज हो जाएगा रबी फसल। आलू कैसे होता है, गोल हो जाएगा। सरसों कैसे होता है, गोल हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो होता है हम लोग का ये हो जाएगा। टमाटर, गेहूं, आलू, प्याज, सरसों, चना, मटर, ये सब क्या है, ये सब जो है हम लोग का रबी फसल में आता है। बात क्लियर। तो इस ट्रिक से आप लोग इसको याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट जायद फसल। तो देखिए जायद फसल क्या होता है, ऐसी फसल जो खरीफ और रबी फसल के बीच में उगाई जाती है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे रबी फसल को काट देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जायद फसल लगा देते हैं। ठीक है, और जायद फसल को उठाने के बाद, ठीक है, जायद फसल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग खरीफ फसल लगाते हैं। बात क्लियर हो गया। तो देखिए ऐसी फसल खरीफ और रबी मौसम के बीच में उगाई जाती है, अर्थात मार्च और जून के बीच में। यानी कि जब भी गर्मी आता है ना, जब गर्मी पड़ता है, हम लोग जानते हैं कि अप्रैल मई जून तरफ बहुत गर्मी पड़ता है, और जब भी गर्मी पड़ता है तो हम लोग क्या खाना पसंद करते हैं, हम लोग जो है ठंडा ठंडा चीज़ खाना पसंद करते हैं। जैसे ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, लौकी हो गया, ये सब क्या है, ये सब ठंडा ठंडा चीज़ें। बोलते नहीं डॉक्टर लोग कि पेट को ठंडा रखने के लिए हम लोग को ये सब चीज़ खाना जरूरी होता है और लोग खाते भी हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब जो है जायद फसल होता है। और एक बात याद रखिएगा, जो भी जायद फसल होते हैं इनके जो आकार होता है ना, आकार थोड़ा से बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, खरीफ फसल हो गया, वो क्या है, खरीफ फसल जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है। खरीफ फसल का जो क्रॉप्स होता है छोटा छोटा होता है। रबी फसल का क्रॉप कैसे होगा, ये गोल गोल टाइप का होगा। और जो जायद फसल होगा कैसे होगा, इसका जो है बड़ा बड़ा होगा। तो वो आप लोग देख करके आप लोग पता लगा सकते हैं क्या क्या होता है। तो कि ये फसलें जल्दी पक जाता है, जल्दी पक जाएगा, जैसे ककड़ी, कद्दू, करेला, तरबूज आदि, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है जायद फसल हो जाएगा। नेक्स्ट अब सोच देखिए गिजू भाई बधेगा के बारे में। ठीक है, ये क्या थे, ये गुजरात के रहने वाले थे और ये क्या करते जानते हैं, ये जो है बच्चे के लिए जो है क्या करते थे, कहानियाँ लिखते थे। इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको दे दिया हम। क्या हो गया, गिजू भाई बधेगा जो है गुजरात में रहते हैं, क्या हो गया, उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं, बहुत अधिक कहानियाँ इन्होंने जो लिखा था। ठीक है, इसलिए इसको याद किया जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं पक्षी और उसके बारे में। ठीक है, किस प्रकार के पक्षी होता है और उसके घोंसले किस प्रकार से बनाते हैं, वे घोंसले किस प्रकार से बनाते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए फाख्ता यानी कि डब्स। ठीक है, जो डब्स होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में फाख्ता कहते हैं। तो देखिए फाख्ता जो होता है अपना घोंसला कैक्टस के पौधों के बीच में बनाता है। आप सभी को पता है कि कैक्टस का पौधा कैसे होता है, कंटीला होता है, यानी कांटा कांटा टाइप का होता है। तो उसी के बीच में जो फाख्ता होता है ये क्या करता है, उसमें घुस जाता है और वहाँ पर अंडा देता है। ठीक है, तो ये था इस प्रकार का मतलब किस प्रकार से घोंसला बनाती हैं। या फिर देखिए मेहंदी की मेड़ में बनाती हैं। ठीक है, ये सब होता है। अब चलते हैं शक्कर खोरा। ठीक है, शक्कर खोरा को बोलते हैं सनबर्ड। आप लोग देखे होंगे गाँवों में इस प्रकार से दिखता होगा। तो शक्कर खोरा क्या होता है, सनबर्ड अथवा शक्कर खोरा जो होता है इसका घोंसला एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका रहता है। ठीक है, यानी कि इसका जो घोंसला होगा ना ये लटकते हुए मिलेगा आपको, जैसे लंबा होगा और लटकता रहता है। ठीक है, तो वो कौन बनाता है, ये बनाता है शक्कर खोरा। ठीक है, द नेस्ट ऑफ द सनबर्ड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और सर्व्स। नेक्स्ट वीवर बर्ड। देखिए ये जो वीवर बर्ड है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए जितने भी घोंसला बनाता है वो क्या करता है, वो जो ना वो मादा पक्षी बनाती है, मादा चिड़िया बनाती है। लेकिन ये जो वीवर बर्ड है, ठीक है, जो बुनकर इसको बोलते हैं, ठीक है, बुनकर पक्षी यानी वीवर बर्ड जो होता है ये लड़का बनाता है। ठीक है, ये नर वाला बनाता है घोंसला। क्या करता है, जो लड़का वाला जो पक्षी होता है ये क्या करता है, ये जो ना ये घोंसला बनाता है। और जो मादा होती है ये देखती रहती है कि किसका घोंसला सबसे अच्छा है। जिसका घोंसला सबसे अच्छा होगा वो मादा क्या करेगी, वो मादा जो है उसी घोंसला में आएगी और ये लोग दोनों क्या करेंगे, मेटिंग करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पर अंडा देगी। कौन अंडा देगी, वो जो मादा जो बुनकर पक्षी हो जाएगा वो मादा क्या करेगी, वो वहाँ पर घोंसला देगी। और क्या करेगी, वो पहले चेक करेगी कि किसका जो घोंसला है सबसे अच्छा है। जिसका अच्छा लगा उसी के साथ क्या करेगी, वे मेट करके वहाँ पर अंडा देती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नर बुनकर पक्षी घोंसला तैयार करती है
करता है, ठीक है। मादा बुनकर पक्षी सबसे अच्छा घोंसला चुनती है और उसमें अपना अंडा देती है। बात क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट बसंत गौरी। क्या होता है बसंत गौरी? यानी कि हम लोग उसको जानते हैं ना जी, क्या बोलते हैं उसको, जो लकड़ी को काटता है, ठीक है, उड कटर ना क्या नहीं बोलते हैं, ठीक है, कठफड़वा इसको हम लोग हिंदी में करते हैं, ठीक है, कठफड़वा पक्षी, तो वो होता है बसंत गौरी। तो क्या होता है बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। यानी कि ये जो पेड़ का जो छेद होता है ना, ये अपना घोंसला जो है ना, जो मतलब छोटा मोटा चीज़ों से नहीं बनाता है, घास फूस से नहीं बनाता है, ये क्या करता है, ये जो है डायरेक्टली पेड़ का जो तना होता है उसको क्या करती है, उसको चोंच मार मार के उसको छेद कर देती है और उसी के अंदर में अपना अंडा देती है। बात क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट हम लोग का है कौवा। कौवा के बारे में पढ़ते हैं। कौवा क्या होता है? कौवा आमतौर पर कठोर घोंसला बनाते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला बहुत ही क्या करती है, बहुत ही हार्ड बनाती है, बहुत सख्त बनाती है, तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा कौवा, ठीक है। तो देखिए, और उनका घोंसला तार और लकड़ी सहित सभी प्रकार की चीज़ों से बनता है। यानी कि कौवा को जो भी मिल गया उसका उपयोग वो घोंसला बनाने में कर लेगा। अगर आपका वो मोबाइल भी आपको मिल जाता है तो मोबाइल उठा के ले जाएगा और अपना घोंसला में बना देगा, ठीक है। तार हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, कुछ भी चीज़ का जो भी उसको दिख गया वो उसमें जाकर के उसमें अपना घोंसला में बना देती है। इसलिए जो है उसका घोंसला, किसका, कौवा का घोंसला सबसे क्या होती है, सबसे टिकाऊ होती है, सबसे कठोर होती है। बात क्लियर। ये जो होते हैं कौन, कौवा जो होता है पेड़ के सीड्स अथवा ऊंची डालियों पर अपना घोंसला बनाती है। बहुत चालाक है भाई, ठीक है। क्या करती है ये जो है ना, ये सबसे ऊंचा डाली में, कौवा जो होता है अपने सबसे ऊंचा डाली में पेड़ का, वहीं पर क्या करेगी, वहीं पर जो है अंडा देती है या फिर अपना घोंसला बनाती है। अब देखिए, कौवा तो अपने आप को बहुत चालाक सोचता था, लेकिन कौवा कभी एक इससे भी ज़्यादा चालाक है, ठीक है, इससे भी कोई एक चालाक पक्षी है, उसका नाम है कोयल। कोयल क्या करती है, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये क्या करेगी, ये जो है अपना अंडे को कौवे के घोंसले में डाल देती है और भाग जाती है, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये जो है हम लोग का कोयल इस प्रकार करता है। कोयल जो है अपना अंडा कौवा के घोंसले में डाल देती है। बात क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, गिलहरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। गिलहरी क्या करता है, गिलहरी की जो दांत होता है वो हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है, यानी कि दांत जो होता है उसका हमेशा बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, इसलिए अपने दांतों को साइज मेंटेन करने के लिए क्या करता है, वो जो ना हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को खुरदता रहता है। खुरदता रहता है का मतलब क्या होता है, दांतों से काटता रहता है। कभी देखिएगा आप लोग क्या करते हैं, वो लकड़ी को काटेगा दांतों से, इससे क्या होता है, इससे जो दांत होता है ना वो घिसता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो है उसके दांत लंबा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये होता है गिलहरी के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, कर्नाटक के होलगुंडी इलाके में बच्चे की पंचायत लगता है, ठीक है, और उस पंचायत को क्या कहते हैं, उस पंचायत में भीम संघ कहा जाता है। उस पंचायत को क्या कहते हैं, उस पंचायत को जो है भीम संघ कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है भीम संघ में, इसमें जो होते हैं जितने भी बच्चे होते हैं, बच्चे लेकर टोली जो है मिलकर क्या करेंगे, एक पंचायत का निर्माण करते हैं। उसमें बैठ के वो लोग जो है डिस्कस करेंगे कि भाई आज हम लोग क्या करेंगे, आज किसको आप पिटाई करेंगे, ठीक, आज स्कूल जाएंगे कि नहीं, क्या नहीं करेंगे, बस मजाक है, ठीक है। तो यानी कि ये लोग जो है पंचायत करते हैं, तो बच्चे का पंचायत होता है, तो ये क्या करते हैं, इसे हम लोग भीम संघ भी कहा जाता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है ना आप लोग को? अब चलिए नेक्स्ट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है, गाजर, चुकंदर, सलजम, मूली, शकरकंद आदि जड़ होते हैं, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इनमें से जो है कौन सा खाद्य पदार्थ जड़ है। तो जड़ में कौन हो जाएगा, जड़ का मतलब होता है रूट्स, रूट्स का नाम बोला जाएगा। तो रूट्स में कौन कौन आता है, कैरेट आता है, बीट्स आता है, टर्निप्स, रेडिश, स्वीट पोटैटोस एक्सेट्रा, ठीक है। और देखिए जड़ का क्या काम होता है, जड़ भोजन को एकत्रित करते हैं, यानी कि जो जड़ होता है ना, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। बात क्लियर। तो जड़ में कौन कौन सा आता है, जड़ में आता है गाजर आ जाएगा, चुकंदर, सलजम, मूली, शकरकंद आदि जड़ होते हैं। बात क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का रेगिस्तानी ओक, यानी कि डीजर ओक के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। क्या है भाई, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पर पाया जाता है, जो रेगिस्तानी ओक होता है वो हम लोग का ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। इसकी जो जड़ होती है मिट्टी के गहराई तक जाती है, जब तक कि वे पानी तक नहीं पहुंच जाती है। यानी कि जो रेगिस्तानी ओक होता है, यानी कि जो डिजिट ओक होते हैं, वो क्या होते हैं, ये इतना मतलब उसका जो जड़ होता है ना, जड़ मतलब इतना अंदर तक जाता रहता है जब तक कि उसको
अंडरग्राउंड वाटर जब तक ना मिल जाए तब तक इसका जो जड़ होती है ये अंदर की ओर वृद्धि करती रहती है। ठीक है, ओक अपने सूंड को मतलब बोलते हैं तने। ठीक है, जो उसका जो स्टीम होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो ना जो ओक पेड़ होते हैं उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब देखिए पानी की कमी होने से स्थानीय लोग इस पानी को पीने के लिए एक पतली पाइप को पेड़ के तने में डाल देते हैं और अपना प्यास बुझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये मेरा एक पेड़ है, रेगिस्तानी पेड़ है, ठीक है, ओक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो ना इसका जो सूंड होता है, जो तना होता है बहुत मोटा होता है, इसमें वहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, क्या करते हैं, इसमें हल्का सा छिद्र बनाते हैं इसके तने में, और उसमें क्या करते हैं, उसमें पाइप डाल देते हैं और उनका जो पानी को बाहर निकालते हैं और पीते हैं। ठीक है, देखिए ये पेड़ 10 से 20 मीटर अर्थात 33 से 52 फीट तक ऊंचा हो सकता है और अनागू लोग इस पेड़ को कुरकुरा के नाम से जानते हैं। जो अनागू पीपल जो होते हैं इस पेड़ को क्या जानते हैं, इस पीपल को जो है इस पेड़ को कुरकुरा के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं बिहू के बारे में कुछ जानते हैं। आप सभी को पता है बिहू जो है एक क्या है, एक त्यौहार है, कहाँ का, असम का। तो देखिए बिहू असम का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। ठीक है, ये माघ महीने अर्थात 14 और 15 जनवरी को असमीज कैलेंडर के अनुसार पहली और दूसरी माघ को मनाया जाता है। बिहू इसलिए माना जाता है, ठीक है, मनाया जाता है क्योंकि चावल की नई फसल काटी जाती है। यानी कि बिहू के समय में क्या होता है कि चावल की जो नई फसल होती है उसको काटा जाता है, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट, बिहू के पहले दिन को क्या कहते हैं, उरिका कहा जाता है, जहाँ लोगों का एक सामुदायिक भोज होता है। यानी कि सभी लोग जो है ना मिल करके खाना पकवान बनाते हैं और बांस की अस्थायी घर का निर्माण करते हैं। बांस का क्या करते हैं, बांस का एक घर बनाते हैं जो कि अस्थायी होता है, जिसे क्या करते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। क्या घर कहते हैं, भेला घर कहते हैं। ओके, और मेजी का मतलब क्या होता है, लकड़ी या पेड़ के पत्ते से बनी एक ढांचा जिसे जलाया जाता है का निर्माण किया जाता है। ओके, महिलाएं पीले रंग की वस्त्र पहनते हैं और मेखला चादर पहनती हैं। बस ये सब चीज़ इसमें बताया गया है बिहू के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, पोचमपल्ली साड़ी। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये एक प्रकार की साड़ी है। इस साड़ी का नाम क्या है, इस साड़ी का नाम है पोचमपल्ली साड़ी। तो देखिए पोचमपल्ली जो है ना एक शहर का नाम है। ठीक है, तो पोचमपल्ली शहर जो है आंध्र प्रदेश का एक शहर है जो अपने क्या होता है, चमकीले रंग की साड़ी के लिए फेमस है। ये चमकीला टाइप का होता है इसलिए ये फेमस है। कौन सा, पोचमपल्ली साड़ी। कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी में क्या बात है, तो देखिए अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, अबू धाबी कहाँ पर है, ये एक रेगिस्तानी इलाका है। प्राकृतिक तेल यहाँ भरपूर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि जो ऑयल होता है, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है अबू धाबी में। यहाँ प्राकृतिक तेल जल से भी कम कीमत में पाई जाती है, यानी कि वाटर का जितना प्राइस है ना उससे भी कम जो होता है इसका तेल का प्राइस होता है। दिरहम अबू धाबी का मुद्रा है। इन सब पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या होता है, अगर पूछा जाए कि अबू धाबी का मुद्रा का नाम क्या है तो क्या हो जाएगा, दिरहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिरहम। एक दिरहम जो होता है वो 18.96 इंडियन रुपीज़ के बराबर होते हैं। ठीक है, और क्या होता है अबू धाबी में कौन सा पेड़ ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ जो है ना यहाँ खजूर का पेड़ ज़्यादा देखने को मिलता है। बात क्लियर हो गया, ये था अबू धाबी के बारे में कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, केरल को जो है मसाले की भूमि भी कहा जाता है। किसको, केरल को जो है मसाले की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ तेज पत्ता, छोटी और बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि अधिकता में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अब देखिए बहिदा प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इससे बारे में भी पिछले साल क्वेश्चन में आया था कि बहिदा प्रिज्म इनमें से कौन थी। तो देखिए बहिदा प्रिज्म जो है ये भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर और डॉक्टर है। ठीक है, ये एक लेडी है, महिला है, जो कौन है, जो ये भारतीय नौसेना में, ठीक है, इंडियन नेवी में क्या है, लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट कमांडर और डॉक्टर है, डॉक्टर के पोस्ट में। वो परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। आप लोग जानते हैं ना जो 26 जनवरी को क्या होता है, परेड होता है, तो उसकी जो है ना उसका जो है वो नेतृत्व किया था, उस परेड का नेतृत्व की थी। और वो कहाँ की रहने वाली है, ये जो है जम्मू कश्मीर के राजौली जिले के थाना मंडी गांव की रहने वाली है। इतना पॉइंट आप लोगों को याद करना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है भाई। अब हम लोग चींटी के बारे में कुछ जानते हैं। जो चींटियाँ होती है वो ज़मीन पर एक गंध छोड़ती है जो दूसरे चींटी को रास्ता खोजने में मदद करती है। आप लोग देखे होंगे जो चींटियाँ होती है वो एक ही लाइन में चलती रहती है। क्यों, कैसे चल पाती है, अगर मान लीजिए एक चींटी बहुत आगे बढ़ गई फिर भी वो जो चींटी है वो कभी खोती नहीं है, वो रास्ता निकाल लेती है। वो इसलिए क्योंकि वो जो रास्ता जो बनाते हैं ना उसमें जो चींटियाँ होती है वो गंध छोड़ के जाती है। ठीक है, एक लिक्विड वहाँ पर छोड़ के जाती है जिसको क्या करते हैं, ये चींटी जो होती है सूंघ करके रास्ता को पता लगा सकते हैं। बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं मच्छर। ठीक है, मच्छर पैरों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से
हमारे और आकर्षित होती है। जो मच्छर जो काटती है ना हम लोग को, वो कैसे हमारी और आकर्षित होती है, ये जो होता है हम लोग का शरीर की गर्मी से, ठीक है, यानी कि हम लोग का जो टेम्परेचर होता है और जो पेड़ का जो गंध होता है उसके माध्यम से ये हम लोग को काटती है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इसको ध्यान से देखिएगा। जो नर रेशम कीट होता है, ठीक है, जो नर रेशम कीट होता है, ये मादा रेशम कीट की गंध कई किलोमीटर की दूरी से सूंघ लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। यानी कि अगर ये क्या है, रेशम कीट जो होता है, ठीक है, जो सिल्क वर्म कहते हैं, सिल्क वर्म कहते हैं, ये क्या होता है, ये जो नर जो होता है ना, नर क्या करता है, जो मादा की जो गंध होता है, ठीक है, तो क्या कहता है, वो बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर से वो सूंघ लेता है, वो कई किलोमीटर दूर से वो सूंघ लेता है और उसके पास वो पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। वो कौन सा जीव है जो क्या कर सकता है, जो अपनी मादा की जो गंध है कई किलोमीटर दूर तक वो सूंघ लेता है और उसके पास पहुँच जाता है। तो क्या हो जाएगा, मधुमक्खी होगा या चींटी होगा या फिर रेशम कीट होगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग रेशम कीट सही करना है, ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं पक्षियों के बारे में कुछ तथ्य। ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है। तो देखिए क्या है, कुछ पक्षी, ठीक है, सम बर्ड लाइक ईगल्स, हॉक्स, वल्चर्स एंड ईगल्स, ठीक है, कैन सी अप टू 4 टाइम्स फर्दर देन आस, ठीक है। यानी क्या बोला गया है, कुछ ऐसे पक्षी जो होता है जैसे चील हो गया, बाज, गीद और गरुड़ क्या करता है, हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। तभी ना देख सकते हैं आप लोग कि ये सब जो कितना ऊपर ऊपर उड़ता है, फिर भी नीचे में क्या कर सकता है, अपना शिकार को वो देख करके पहचान सकता है, ठीक है। यानी कि उसको जो देखने की जो कैपेसिटी होती है हम लोग से 4 गुनी अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, रात में जागने वाले जीव केवल काले और सफ़ेद रंग की चीज़ों को ही देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि वैसे जीव जो रात को क्या करते हैं, रात को ही जागते हैं, तो क्या करेंगे, ये जो जीव हैं ये केवल क्या कर सकते हैं, ये काले और सफ़ेद रंग को देख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो अलग अलग कलर को हम लोग देख सकते हैं, नीला, हरा, पीला, ये सब देख सकते हैं, ठीक है, पहचान सकते हैं। लेकिन जो जीव रात को जगते हैं वे क्या देख पाएंगे, वे खाली जो है केवल काले रंग का और सफ़ेद रंग को ही देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं क्या, चमगादड़, उल्लू, ये सब चीज़ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, सांप, ठीक है, सांप के बारे में कुछ फैक्ट्स। सांप के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सांप बहरे होते हैं, बहरे मतलब सुनाई नहीं देता सांप को, और वो केवल ज़मीन पर कंपन महसूस करते हैं, ठीक है। यानी कि ज़मीन में क्या होता है, कंपन होता है, उसके माध्यम से उसको पता चलता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये लेकिन इनके कानून नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ जीव और उनके सोने का समय, ठीक है, यानी कुछ जीव होते हैं और कितने घंटे सोते हैं इसके बारे में बताया गया है। जैसे अजगर कितने घंटा सोता है, अजगर जो है 18 घंटा सोता है। बिल्ली कितने घंटे सोती है, 12 घंटे। जिराफ 12 घंटे। स्लोथ ये भी 17 घंटे। गाय 4 घंटे। हाथी 2 से 4 घंटे। बाघ 16 घंटे। और छिपकली क्या होता है, छिपकली जो है ना ठंडे के समय में, ठंडे मौसम में 24 घंटा तक सो सकता है, ठीक है, एकदम निकलता ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, स्लोथ के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ देर पहले पढ़े ना स्लोथ, ठीक है। स्लोथ जो होता है वो भालू जैसे दिखता है। किसके से दिखता है, स्लोथ हम लोग का भालू जैसे दिखता है, तथा पेड़ की शाखा पर उल्टा लटका रहता है, ठीक है। स्लोथ लगभग 40 साल जीवित रहता है और उस समय वे केवल 8 पेड़ों के आसपास ही घूमते हैं। सप्ताह में क्या होता है, एक बार मल त्यागने के लिए पेड़ से उतरते हैं और ये सबसे ज़्यादा आलसी जीव होता है। यानी कि जो स्लोथ होता है ना, ये बहुत आलसी जीव होता है। यानी कि क्या करेगा, जहाँ पर रहेगा वहीं पर ही रहेगा। 40 साल तक जीता है और अपने जो ये टाइम पीरियड जो होता है 40 साल में क्या करता है, ये केवल 8 पेड़ में ही जाता है, ठीक है। यानी कि एक पेड़ से दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, चौथा पेड़, इस प्रकार से केवल 8 ही पेड़ वो चेंज करता है। और क्या करेगा, वो हमेशा सोते ही रहता है, 17-18 घंटा सोता है। और मल त्यागने के लिए केवल सप्ताह में एक बार ही धरती में आता है, नीचे आता है, ठीक है। बस स्लोथ के बारे में इतना ही था। अब नेक्स्ट तो देखिए बाघ के बारे में। बाघ इंसानों की तुलना में रात को 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी कि हम लोग जितना देख सकते हैं रात में, वो हम लोग से 6 गुना अच्छा तरीके से देख सकता है बाघ। बाघ की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, ठीक है। बालों को उसके त्वचा, हाथी को उसके दांत, गेंडा को उसकी सींग और सांप और मगरमच्छ को उसके त्वचा के लिए मार दिया जाता है। क्योंकि भैया जो ह्यूमन जो है वो बहुत सेल्फिश है, हम लोग बहुत ही सेल्फिश हैं। अपना काम निकालने के लिए इन सभी जानवरों को क्या करते हैं, हम लोग मार देते हैं, ठीक है। तब देख सकते हैं बाघ को उसका त्वचा के लिए, हाथी को उसके दांत, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत कीमती होता है, इसलिए हम लोग जो है इन सब जीवों को हम लोग मार देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए सांप के बारे में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सांप होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंडिया में है, इंडिया में केवल 4 ही प्रकार के जो सांप होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, बहुत डेंजर होते हैं, ठीक है, विषैला होते हैं। तो कौन कौन सा है भाई, तो एक देखिएगा, पहला है नाग। नाग मतलब क्या हो गया, कोबरा। करेत, ठीक है, करेत क्या बोलते हैं, कॉमन करेत इसको कहेंगे।
दुबैया, दुबई को क्या कहते हैं, रसल वाइपर एंड अफाई, सो स्केल वाइपर, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब जो 4 प्रकार के नाम है जो क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कि सांप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, वो सब चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए, सांप के जहर से बचने के लिए जो दवा बनाई जाती है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। यानी कि देखिए, अगर मान लीजिए किसी को अगर सांप काट देता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको मेडिसिन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। और वो जो इंजेक्शन में जो दवाई रहता है वो किससे बनता है, वो जो है सांप के जहर से ही बनाया जाता है। जैसे आप लोग सुने ना कि क्या बोलते हैं, लोहा को लोहा काटता है, उसी प्रकार से जहर को जहर काटता है, ठीक है। अगर आप लोग सांप अगर कोई किसी को काट देगा तो जो भी उसको इंजेक्शन दिया जाता है, तो इंजेक्शन के अंदर जो भी दवाई रहता है वो किसका बना रहता है, वो जो है ना इसकी का जहर ही होता है, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे जब भी सांप काटता है, ठीक है, तो क्या होता है, आदमी को 2 होल हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो ना उसके दांत होता है, सांप के दांत होता है, उसमें गड़ा देता है, गड़ाने के बाद क्या होता है, वहाँ से जो विष होता है, उसका जो जहर होता है आपके शरीर में इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। अब देखिए, नाग गुम्फान एक डिजाइन है, क्वेश्चन में बहुत पूछा गया है कि नाग गुम्फान इनमें से क्या है। ऑप्शन नंबर 1 सांप है, ऑप्शन नंबर 2 एक डिजाइन है, ऑप्शन नंबर 3 फलाना ढिमकाना, ये सब दे देगा। तो क्या करेंगे, अगर देखिए नाग आपको दिखा हुआ है, नाग देख करके आप लोग उसको सांप मत मार दीजिएगा, तो आप ही सांप हो जाइएगा एकदम, ठीक है। तो नाग गुम्फान क्या है, नाग गुम्फान एक डिजाइन है जो रंगोली, कढ़ाई और दीवार की सजावट में सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में उपयोग किए जाते हैं। बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये कोई क्वेश्चन एक बार आया गया था 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि इस दुनिया में सबसे लंबा सांप कौन सा है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया था जालीदार अजगर, एनाकोंडा और भी बहुत सारा कुछ दिया था, ठीक है, कि किंग कोबरा और भी कुछ दिया था। तो बहुत लोग क्या किए, एनाकोंडा का मूवी देखे थे, ठीक है, तो उसी को क्या कर दिए, उसी को मतलब सही कर दिए, लेकिन वो सही नहीं था, एनाकोंडा नहीं होगा। सबसे लंबा जो सांप होता है वो होता है जालीदार अजगर, ठीक है। यानी कि क्या होता है, रेटिकुलेट पाइथन होता है, क्या होता है, उसका नाम है रेटिकुलेटेड पाइथन। देखिए, जालीदार अजगर सभी सांपों में सबसे लंबा और अविसेला होता है। अविसेला मतलब क्या होता है कि उसमें विष नहीं होता है, ठीक है। जबकि किंग कोबरा, जो किंग कोबरा सांप होता है वो दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप होता है। किंग कोबरा जो सांप होता है, जिसको हम लोग नाग कहते हैं, नाग देवता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो सबसे लंबा सांप होता है, ठीक है। 15-16 फीट का होता है, 15-20 फीट का होता है। और क्या होता है, इतना लंबा होने के बावजूद भी उसमें बहुत खतरनाक विष होता है, ठीक है। अब देखिए, दक्षिण ताइपन दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे खतरनाक जहरीला, सबसे जहरीला सांप का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा दक्षिणी ताइपन, यानी कि साउथर्न ताइपन, ठीक है। बारबोडस दुनिया का सबसे छोटा सांप होता है। जो बारबोडस जो एक नाम है सांप का, वो दुनिया का सबसे क्या होता है, सबसे छोटा सांप होता है। ये था सांप के बारे में कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कालाहांडी, ठीक है, क्या है, कालाहांडी में सबसे अधिक धान की उपज होती है। कालाहांडी एक क्षेत्र है, उसमें क्या होता है, इसमें जो है धान की सबसे अधिक यहाँ पर उपजाई जाती है। कालाहांडी कहाँ पर है, कालाहांडी जो है उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में कालाहांडी है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, इधर से देखिएगा। देखिए, क्वासिकर और मारास्मस जो होता है कुपोषण की बीमारी है, ठीक है। कुपोषण के से क्या होता है, कुपोषण से जो है क्वासिकर और मारास्मस नामक रोग होता है। मारास्मस में शरीर पतला हो जाता है। जब अगर किसी को मारास्मस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो शरीर होता है वो पतला हो जाएगा। और क्वासिकर में पेट बाहर और पतले हो जाते हैं, ठीक है, पतले हो जाते हैं। पतले पैर और हाथों को देखा जा सकता है। यानी कि जो मारास्मस होता है उसमें क्या हो जाएगा, मारास्मस में शरीर पतला हो जाएगा, लेकिन क्वासिकर में क्या हो जाएगा, पेट निकल जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे का भी क्या आप लोग देखे होंगे कि पेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और लेकिन उसका शरीर जो होता है, पैर हो गया, हाथ हो गया, ये सब पतला हो जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग क्वासिकर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सोडियम बेंजोएट जैम और अचार में उपयोग किए जाने वाला खाद्य संरक्षण के रूप में काम आता है। आप लोग हम पढ़ाए थे प्रिजर्विंग टेक्निक्स के बारे में, था ना हम लोग का प्रिजर्विंग टेक्निक्स, जो सप्तिम्स था, ठीक है, फूड में, फूड का सप्तिम्स था, ये कौन सा, प्रिजर्विंग टेक्निक्स। तो उसी में ये सीखिए, कौन सा है, सोडियम बेंजोएट। याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग जो है प्रिजर्विंग टेक्निक्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, आम का बीज, जो आम का जो बीज होता है वो सबसे बड़ा होता है, जबकि जीरा का जो बीज होता है वो सबसे छोटा बीज होता है, ठीक है, हो गया। मैंगो सीड इज द लार्जेस्ट वेयर कमिन इज द स्मॉलेस्ट सीड, ओके। अब देखिएगा, ये झारखंड रेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सर का पर्यायवाची शब्द जो होता है तालाब होता है, ठीक है। ये बस छोटा सा चीज़ है, इसको जान के रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए, कौन सा खाद्य पदार्थ कहाँ से आया, ये चीज़ क्वेश्चन में आता रहता है। ठीक है, कि हरी मिर्च कहाँ से आ गया, ये चीज़ कहाँ से आया, प्याज कहाँ से आया, आलू कहाँ से आया, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछता रहता है। ठीक है, अगले पिछले साल भी आया था। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका से जो है क्या क्या चीज़ आया था। देखिए बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होता है वो भारत में उगाई नहीं गई थी, जबकि अलग देश में उगाई गई थी। और हम लोग क्या किए, हम लोग जो है वहाँ से चारा लाएँ और हमारे यहाँ देश में क्या करने लगे, इसका उत्पादन करने लगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सा फसल हम लोग लाए थे, तो दक्षिण अमेरिका से जो है हम लोग टमाटर लाए थे, आलू, मिर्च में क्या हरी वाली, ठीक है, हरी मिर्च जो है ये सब लाए थे। उसी प्रकार से यूरोप से क्या लाए, यूरोप से हम लोग लाए थे मटर और गोभी लाए थे। अफ्रीका से क्या लाए थे, अफ्रीका से जो है कॉफ़ी और भिंडी ये सब हम लोग लाए थे, ये फसल लाए थे। ठीक है, इसको देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट देखिए, अल-बरूनी के बाद एक क्वेश्चन आता है अल-बरूनी से। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अल-बरूनी जो होता है ना, अल-बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। ठीक है, ये कौन था, जो अल-बरूनी था ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, जो हज़ारों साल पहले, ठीक है, यानी कि 1000 ईस्वी में जो है ईस्वी पूर्व, हाँ ईस्वी में, ठीक है, यानी कि जैसे कि ईसा मसीह का जन्म हो जाता है उसका 1000 साल बाद क्या होता है, ये जो अल-बरूनी था ना, क्या होता है, ये आता है हम लोग के देश में आता है। किसके साथ आता है, मोहम्मद गजनवी के साथ आता है। आप लोग मोहम्मद गजनवी को जानते होंगे, जिसने क्या किया था, जिसने जो है 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, पता है ना। तो उसी के साथ जो है ये आया था अल-बरूनी। इसने क्या किया, इसने जो ना एक किताब लिखा था। क्या लिखा था, अल-बरूनी एक किताब लिखा था जिसमें क्या होता है, जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ठीक है, यानी कि अल-बरूनी किसके साथ आया था, अल-बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। और वो क्या हुआ था, वो जो है ना वो भारत में रुक गया था। और क्या लिखा, वो जो है एक बुक लिखा, एक किताब लिखा जिसमें भारत के हिस्ट्री को देखने को मिलता है, लेकिन भारत के इतिहास क्या था क्या नहीं था उसके बारे में ये लिखा है। अब देखिए मृत सागर। ठीक है, मृत सागर क्या होता है, मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, तो बहुत नमकीन है वो समुद्र। ठीक है, इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक रहता है। मतलब समझ रहे हैं कितना नमकीन होगा। 1 लीटर पानी रहेगा उसमें 300 ml जो है क्या रहेगा, नमक रहता है। ठीक है, मृत सागर में हम डूबेंगे नहीं, हम आराम से तैरने लगेंगे। ठीक है, यानी कि उसका डेंसिटी क्या होता है, थोड़ा से हाई हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, हम लोग उसमें डूब नहीं पाएंगे। आराम से जैसे आप लोग कूदेंगे ना तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसमें पूरा तैरते रहेंगे। अगर किसी को तैरना भी नहीं आता है, अगर आप लोग मृत सागर में अगर क्या करेंगे, छलांग लगा देंगे तो क्या होगा, आप लोग जो है तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये जो ना इजराइल में स्थित है। ओके, और ऐसे माना जाता है कि 2045 से 50 में मृत सागर गायब हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है, ये हम पहले बता चुके थे। मलेरिया की दवाई किससे बनती है, सिनकोना पेड़ यानी कि कुनैन की छाल से बनाई जाती है। ओके, अब देखिए मच्छर से होने वाले रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो देखिए मच्छर से होने वाले रोग क्या क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है और चिकनगुनिया। तो ये सब रोग है, ये सब किससे होता है, ये सब जो है ना मच्छरों से होता है। अब देखिए रोनाल्ड रोस ने मलेरिया की खोज की, इसके कारण उन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको, रोनाल्ड रोस जो है ना, उन्होंने जो है मलेरिया की खोज किया था। ठीक है, जिसके कारण 1902 में उसको नोबेल प्राइज मिल गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, खून की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया एक रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, खून में जो होता है ना, क्या होता है, इसमें खून की कमी होता है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाने के कारण ये रोग होता है। ठीक है, ये खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि हम लोग को क्या क्या ऐसी चीज़ खाएंगे कि हम लोग को जो है हेमोग्लोबिन से छुटकारा, मतलब हेमोग्लोबिन हम लोग को मिलेगा, यानी कि खून की अल्पलता। ठीक है, यानी कि खून हम लोग की वृद्धि होगा, क्या क्या खाएंगे, तो आंसर होगा गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, मेथी का साग हो गया। ये सब चीज़ अगर आप लोग खाइएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग जो है एनीमिया से बच सकते हैं, यानी कि आप लोगों को खून में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ खाने से क्या कर सकते हैं, इस बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी, इसको खाना पड़ेगा। अब देखिए बिचेंद्री पाल जो है ना, भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट की चढ़ाई की। ठीक है, भारत की पहली महिला कौन है, बिचेंद्री पाल। वो क्या कि उन्होंने जो है ना, उन्होंने जो है एवरेस्ट की चढ़ाई किया था। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनके ट्रेनर थे। अगर बोला जाए कि ट्रेनर का नाम क्या था, कोच का नाम क्या था, तो वो हो जाएगा ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, संसार की 5वीं महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी, वहाँ एवरेस्ट, ठीक है, नेपाली नाम। ठीक है, एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है, एवरेस्ट का नेपाली नाम होता है सागरमाथा। ठीक है, यानी कि उस एवरेस्ट में जो है वो उसने जो है 46 मिनट तक वहाँ पर थी। कहाँ पर, एवरेस्ट में जो है ना, ये कौन थी, बिचेंद्री पाल 40 मिनट तक रुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट
देखिए भारत और अर्जेंटीना एक के लोग जो होता है पृथ्वी के एक दूसरे के उल्टे में, यानी कि मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पर इंडिया है तो अर्जेंटीना कहाँ है, अर्जेंटीना यहाँ पर है, यानी कि एक साइड में इधर है एक साइड इधर है, यानी कि इधर साइड, एक साइड में इंडिया एक साइड में क्या है, एक साइड में अर्जेंटीना, इस प्रकार से इंडिया इधर तो उसका उल्टा में कौन हो जाएगा, उसका उल्टा में अर्जेंटीना। बात क्लियर हो गया। हाँ नेक्स्ट देखिए, जमीन से निकाला गया कच्चा तेल गहरे रंग, गाढ़ा तथा बदबूदार होता है, ठीक है। और इससे क्या निकलता है, जो भी मतलब हम लोग जो अंदर से जो भी हम लोग फ्यूल निकलता है ना, तो उससे जो ना वो क्या होता है, वो बहुत क्या होता है, गहरे रंग का होता है, ठीक है, गाढ़ा होता है तथा बदबूदार होता है। जैसे मोम, कोयला और ग्रीस भी इसी से मिलता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि जो तेल होता है, ठीक है, जो प्राकृतिक तेल होता है उससे क्या क्या बनता है, तो क्या क्या बनेगा, जो उसका जो मतलब गंदगी सब होता है तो उससे क्या बनता है, मोम बनता है, कोयला होता है, ठीक। कोयला का उपयोग कहाँ करते हैं, कोयला का जो उपयोग होता है तो वो जो रोड बनता नहीं है, रोड बनने में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ग्रीस मतलब जो ग्रीस होता है, ठीक है, तो उसका हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, वैक्स, बिटुमेन एंड ग्रीस आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम दिस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लकड़ी तथा गोबर के उपले को जलाने से जो धुआं निकलता है तो उसमें क्या होता है, खांसी का कारण होता है। क्योंकि हम सभी को पता है जो धुआं जो निकलता है, जो भी ये सब चीज़ जलाते हैं तो उसमें जो है ना, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की मात्रा अधिक रहती है, जिसको हम लोग सूंघ लेते हैं या फिर अंदर ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, इससे जो है हम लोग को खांसी की शिकायत हो सकती है, ठीक है। अब देखिए पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है। देखिए पश्मीना शॉल जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो ना 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है, यानी कि अगर आप पश्मीना शॉल अगर ओढ़ लेंगे तो यानी कि आपको उतना गर्मी लगेगा जितना आप 6 क्या पहनेंगे, स्वेटर पहनेंगे, उतना गर्मी लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं, मैं समझ रहे ना कितना घंटा लगता है, कि एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं, तथा इसे हाथों से ही बुनकर बनाया जाता है। यानी कि पश्मीना शॉल को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, मशीन से नहीं बना सकते हैं, इसको कैसे बनाया जाएगा, इसको जो है हाथों के माध्यम से ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने में कितना घंटा लगता है, इसको बनाने में 250 घंटा लगता है। कितना गर्मी देता है, 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है, बस इस पॉइंट पे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, खेत में अगर एक ही प्रकार की फसल अगर हम लोग बोएंगे, ठीक है, एवं रासायनिक खाद का प्रयोग करने पर खेत बंजर हो सकता है। मान लेते क्या होता है कि कोई किसान जो होते हैं अपने खेत में एक ही प्रकार का फसल बो रहे हैं, धान बो रहे तो धान ही बो रहे, एक ही टाइप का बो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसे करने से जो उर्वरा शक्ति होती है, किसका, जो फर्टिलाइजर जो पावर होता है अब खेत का, वो खराब हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोग को जो है फसल चेंज कर करके उपजाना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, हम लोग को जो रासायनिक खाद होता है उसका उपयोग भी कम करना चाहिए, ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो हम लोग का जो खेत होता है ना वो बंजर हो सकता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट, केचुआ को जो होता है किसान का मित्र कहा जाता है। किसको कहते हैं, केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। केचुआ जमीन में छेद बनाता रहता है, ठीक है। केचुआ क्या करता है, जमीन में छेद बनाता है, जिससे जमीन क्या हो जाती है, जिससे जमीन जो है पोली हो जाती है, ठीक है, बिकम्स पोली हो जाता है। इसके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है, ठीक है। अब जैसे मतलब क्या करता है, ये मतलब गड्ढा करता है, ठीक है, जैसे गड्ढा करता है तो क्या होता है, यानी कि जो हवा होती है वो मिट्टी के अंदर घुस जाती है, जिसमें पेड़ पौधों को अच्छी तरह से क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है ज़मीन, और वे उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा केचुआ के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से पिछले साल जो है सीटेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। कुड़ुक जो होता है झारखंड की एक भाषा है। कुड़ुक क्या है, कुड़ुक जो होता है झारखंड की एक भाषा है, और कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। पिछले साल आया था कि कहाँ पर, ठीक है, कौन से राज्य में जो है तोरांग को जंगल के नाम से भी जाना जाता है, मणिपुर, झारखंड, बिहार, सिक्किम, इस ऑप्शन था। तो क्या करना है, तोरांग किस कहाँ होता है, तोरांग जो होता है वो कुड़ुक भाषा है। क्या है, कुड़ुक भाषा। तोरांग का मतलब क्या होता है, तोरांग का मतलब होता है जंगल। कहाँ बोला जाता है, ये बोला जाता है झारखंड में, ठीक है। तो हम लोग झारखंड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, झारखंड में ये चीज़ है। अब नेक्स्ट, अब देखिए, जंगल अधिकार कानून 2007 एक कानून बनाया गया था, ठीक है, जो जंगल में जो ना कुछ अधिकार के रूप में वो कानून बनाता है। तो क्या कानून बना था, ये कानून जो है ना आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। तो हम लोग को पता है कि बहुत सारे जो आदिवासी लोग जो होते हैं क्या करते हैं, वो जंगल में रहते हैं,
ठीक है। तो क्या होता है, वो बचपन से रहते हैं, तो इसलिए जो है एक कानून बनाया। तो इसमें बोला गया कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, उन्हें जंगल से नहीं हटाया जाएगा और जंगल बचाने का काम भी उन्हीं लोग ही करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई लोग अगर 25 साल से उस जंगल में रह रहे हैं तो उसको जो है ना कोई भी नहीं हटा सकता है, और उस जंगल में जो भी फलेगा तो उसका सबसे पहला हकदार कौन रहेगा, वही लोग होंगे, ठीक है। और जंगल को बचाने का काम भी वही लोग करेंगे, ठीक है। ये कौन कहाँ बताया गया, ये जंगल अधिकार कानून 2007 यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007। नेक्स्ट देखिए मिजोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिएगा। मिजोरम में एक टीन का मतलब वो जमीन, ठीक है, वो भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, अर्थात एक टीन बीज जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टीन जमीन कहते हैं। टीन मतलब समझते हैं ना, टीन क्या होता है, एक टीन नहीं होता नारियल का टीन, ठीक है, इस प्रकार का टीन सब होता है ना जी, टीन इस प्रकार से होता है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें एक टीन क्या करते हैं, भर करके बीज रख देता है। कोई भी अगर मतलब लगाएगा, मान लीजिए कि गेहूँ लगाएगा तो एक टीन गेहूँ इसमें ले लेगा, ठीक है। और एक टीन गेहूँ जितना भी मतलब जितना भी जगह में क्या करेगा वो लगाएगा, तो उसको क्या कहेगा, उसको कहेगा एक टीन जमीन कहेगा, ठीक है। तो वहीं से लिखा गया है कि द मीनिंग ऑफ ए टीन इन मिजोरम इज द लैंड ऑन विच ए फार्मर सोज ए टीन सीड्स, ठीक है। तो एक टीन कहाँ पर काम होता है, ये काम में आता है मिजोरम में काम आता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, मिजोरम में, ठीक। नेक्स्ट झूम खेती, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, झूम खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। झूम खेती के बारे में क्या है भाई, एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई ज़मीन में क्या हुआ, कुछ मतलब फसल बना दी, ठीक है। तो फसल बनाने के बाद क्या होता है, फसल उगा ली, फसल जब उग जाता है तो उसको काटा जाता है। तो काटने के बाद क्या करते हैं, उस ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं, यानी कि दूसरे साल जो है उसमें और कुछ भी बीज नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें खेती नहीं करते हैं, इस जगह में बांस या जंगल उग आता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए 1-2 साल अगर नहीं ज़मीन में कुछ खेत लगाएंगे, कुछ नहीं उगाएंगे, तो क्या होता है, उसमें जो है झोप झाड़ी हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं उसमें, तो उसे उखाड़ा नहीं जाता है, ठीक है, यानी कि उसको जो है उखाड़ा नहीं जाता है, बस गिरा करके जला देते हैं। और जैसे ही जला दिया जाता है तो उसमें राख बन जाता है। तो उस राख को क्या करते हैं, वो जो राख होता है उस ज़मीन में खाद का काम करता है। किसका काम करेगा, खाद का काम करेगा। जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है, यानी कि जब अगले साल 2-3 साल के बाद जब इसको खेती करेगा, तो क्या करते हैं, तो ज़मीन को जो है जोता नहीं जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रैक्टर से जोतते हैं या फिर बैल से जोतते हैं, ठीक है। तो उस लोग जो है जोतता नहीं, ये क्या करते हैं, ये जो ना मिट्टी को हल्का से हिला देता है, मिट्टी को हल्का से खोद देता है और उसमें क्या करते हैं, उसको जो है बीज उसमें छिड़क देता है, बस उतना ही काम करता है लोग, ठीक है। तो झूम खेती कहाँ ये हो गया, झूम खेती के बारे में, झूम खेती में क्या क्या होता है आप लोग देख लिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए झूम खेती की बात ही है, क्या हो रहा है इसमें, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मान लीजिए झूम खेती में क्या हो रहा है, एक इतना बड़ा लैंड है, ठीक है, इतना बड़ा ज़मीन है। तो क्या करेगा झूम खेती में, इधर साइड कुछ लगाएगा, अलग फसल लगाएगा, यहाँ पर कुछ अलग फसल लगाएगा, यहाँ कुछ अलग फसल लगाएगा, इधर साइड कुछ अलग फसल लगाएगा और इधर साइड कुछ अलग फसल लगाएगा, इस प्रकार का फसल लगाते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही ज़मीन में जो है यहाँ पर धान लगाएगा तो यहाँ आलू लगाएगा, यहाँ टमाटर लगाएगा, यहाँ मिर्ची लगाएगा, यहाँ कुछ अलग लगाएगा, इस प्रकार का जो है इसमें लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए मुख्य फसल क्या है, चावल की खेती होती है, ठीक है। मुख्य फसल क्या है, झूम खेती में चावल भी होता है। अब मिजोरम में जो ना चेराओ नाच होता है, अगर पूछा जाए कि मिजोरम का जो है नाच इनमें से क्या है, तो क्या हो जाएगा, चेराओ। बात क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लास्ट है हम लोग का। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ग्रेगोर मेंडल ने मटर के बीज के ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है। अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाए कि आनुवंशिकता का, ठीक है, आनुवंशिकता का यानी कि हेरिडिटी का जो है पिता किसे कहते हैं, जनक किसे कहते हैं, आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं, तो वो कौन है, ग्रेगोर मेंडल है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है सबसे पहले मटर के बीज के बारे में प्रयोग किया था, ठीक है। और इन्हें पता लगाया था कि किस प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, बीज का निर्माण होता है, कब मतलब ज़्यादा बीज लगेगा, कब ज़्यादा मतलब कम उसमें आएगा, उसके बारे में इन्होंने बात किया था, ठीक है। और देखते हैं तो हम लोग का क्या हो गया, कंटेंट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। क्लास 3, 4, 5 का बारे में हम लोग पूरी अच्छी तरह से देख लिए हैं।
आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार इसको देखिएगा, ठीक है, और आप लोग को जो है इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट कंटेंट लेकर आते हैं कुछ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अलग ही मैराथन क्लास होगा। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।